जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल मुफ्त में शिक्षा। आज हम चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं, क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इस बुक का चैप्टर 6 जो है आज हम पढ़ने वाले हैं, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर होने वाले हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे, वाई वॉज एमरजेंसी इम्पोज्ड। हमारे देश में जो एमरजेंसी थी, आपातकाल थी, वो क्यों लगाई गई थी, है ना। फर्स्ट थिंग इज दैट क्यों लगाई गई थी, वॉज इट नेसेसरी, और क्या इसकी ज़रूरत थी, है ना। तो इसको हम समझने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट डिड द इम्पोजिशन ऑफ एमरजेंसी मीन इन प्रैक्टिस। तो जो एमरजेंसी लगाया गया, इसका व्यवहार में क्या मतलब है, व्यवहारिक रूप से इसका क्या मतलब है, ये हम इसका यहाँ पे समझेंगे, मीनिंग ऑफ इम्पोजिशन ऑफ एमरजेंसी। देन व्हाट वर द कंसिक्वेंसेस ऑफ एमरजेंसी ऑन पार्टी पॉलिटिक्स, है ना। तो जो एमरजेंसी लगाई गई, आपातकाल लगाई गई, इसके दलगत राजनीति पे क्या असर पड़े, इसके क्या परिणाम हुए, ये हम देखेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस। एंड द लास्ट वन, व्हाट आर द लेसन्स ऑफ इमरजेंसी फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। तो आपातकाल से क्या सीख मिलती है, भारतीय लोकतंत्र के लिए क्या सबक है, क्या सीख है, ये हम देखेंगे। सो विल स्टार्ट द चैप्टर, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैकग्राउंड टू इमरजेंसी, आपातकाल की क्या पृष्ठभूमि है ना, ये हम समझने का कोशिश करते हैं। We have already studied the changes that were taking place in Indian politics since 1967. Indira Gandhi had emerged as a towering leader with tremendous popularity. तो 1967 के बाद, 1967 के बाद इंडिया में क्या क्या, इंडियन राजनीति में, भारतीय पॉलिटिक्स में क्या क्या बदलाव आ रहा था, उसके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और इंदिरा गांधी एक कद्दावर नेता के रूप में उभरी थी और उनकी लोकप्रियता भी चरम पर थी। This was also the period when party competition became bitter and polarized. और ये वो वक्त भी था दोस्तों, वो समय था जिस समय जो दलगत राजनीति की प्रतिस्पर्धा है, जो उनकी कंपटीशन है बिटवीन द पार्टीज, वो काफ़ी तीखे और काफ़ी ध्रुवीकृत हो चुकी थी। दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस्ड टेंशंस इन रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी। और इस समय काल में, इस कालखंड में जुडिशियरी, है ना, और गवर्नमेंट, तो सरकार और न्यायपालिका के जो संबंध है, उसके बीच में भी काफ़ी तनाव था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उस समय का। द सुप्रीम कोर्ट फाउंड मेनी इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट टू बी वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो सर्वोच्च न्यायालय थे, सुप्रीम कोर्ट, उसने पाया कि जो सरकार की बहुत सारी जो इनिशिएटिव्स थी, सरकार के जो बहुत सारे कार्यक्रम थे या पहलकदमियाँ थी, वो संवैधानिक पहलुओं के विरुद्ध में था, वो संविधान का उल्लंघन कर रही थी, वायलेट कर रही थी। द कांग्रेस पार्टी टुक द पोजीशन दैट द स्टैंड ऑफ कोर्ट वाज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो कांग्रेस पार्टी थी, उसने, उसका ये पोजीशन था कि जो ये कोर्ट का स्टैंड है, कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट स्टैंड ले रही है बार बार कि सरकार की जो पहलकदमियां हैं वो संविधान का उल्लंघन कर रही है, इस स्टैंड को, कोर्ट के इस स्टैंड को बोला कि दिस वाज अगेंस्ट ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। तो जो लोकतंत्र के सिद्धांत और जो संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत है ना, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, तो संसद सर्वोच्च है ना, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम, इस प्रिंसिपल्स या डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल्स है, लोकतंत्र का प्रिंसिपल, इसके अगेंस्ट है ना। कोर्ट का जो स्टैंड है, दैट इज अगेंस्ट दिस द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। द कांग्रेस ऑल्सो एलिज्ड दैट द कोर्ट वॉज ए कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन एंड इट वॉज बिकमिंग एन ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम्स। तो कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि जो कोर्ट है वो एक यथास्थितिवाद संस्था है, ये कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन है। कंजर्वेटिव मतलब जो प्रो चेंज नहीं हो, वो बदलाव में उतना विश्वास नहीं करती है, मतलब बदलाव से बहुत दूर रहने वाली, तो कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन है ना। एंड इट वाज बिकमिंग एन ऑब्स्टेकल, और वो जो प्रो पुअर वेलफेयर है, गरीबों के वेलफेयर के लिए, गरीबों के कल्याणकारी के लिए कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं, या इन कार्यक्रमों के इम्प्लीमेंटेशन में, है ना, तो गरीबों के प्रो पुअर, गरीबों के उत्थान के लिए जो कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनके क्रियान्वयन में ये एक रोड़ा बन रही है, कोर्ट उनके बीच में एक ऑब्स्टेकल बन रही है, एक प्रॉब्लम बन रही है।
The parties opposed to the Congress felt that politics was becoming too personalized and that governmental authority was being converted into personal authority. तो जो पार्टीज थी जो कांग्रेस के विपक्ष में थी वो ऐसा महसूस कर रही थी कि जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, ये बहुत ही ज़्यादा व्यक्तिगत तरीके से चल रही है, ये पर्सनलाइज्ड हो रही है, व्यक्तिवाद हो रही है ना, किसी पर्सन स्पेसिफिक पे ये फोकस्ड है। एंड जो सरकार की जो अथॉरिटी है, जो सरकार की जो अथॉरिटी है वो एक्चुअली सरकार का नहीं लग रहा है, वो पर्सनल अथॉरिटी बन जा रहा है। तो जो सरकारी प्राधिकार है वो एक्चुअली व्यक्तिगत प्राधिकार में कन्वर्ट हो रहा, बदल रहा। द स्प्लिट इन द कांग्रेस had sharpened the divisions between इंदिरा गांधी एंड हर ओपोनेंट्स। और ऑलरेडी कांग्रेस में टूट हो चुकी थी, तो जो कांग्रेस में टूट है ये इंदिरा गांधी और उनके विरोधियों के बीच में जो डिविजन्स थे, जो खाई थी, इसको और बढ़ा दिया था। सो विद दिस बैकग्राउंड नाउ विल सी द इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट क्या था, आर्थिक संदर्भ क्या थे इस बैकग्राउंड में, है ना। तो इन द इलेक्शंस ऑफ 1971 कांग्रेस हैड गिवन द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी, है ना। सो 1971 के इलेक्शन में कांग्रेस ने क्या नारा दिया था? कांग्रेस ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, है ना, रिमूव पॉवर्टी के नारे से कांग्रेस 1971 का चुनाव लड़ती है और जीत जाती है। हाउएवर द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री डिड नॉट इम्प्रूव मच आफ्टर 1971-72। परंतु होता क्या है कि इस चुनाव के बाद जो आर्थिक स्थिति है सरकार की 1971-72 में, वो ज़्यादा इम्प्रूव नहीं करती है ना, उसमें कोई उत्थान नहीं होता। द बांग्लादेश क्राइसिस हैड पुट ए वेरी हेवी स्ट्रेन ऑन द इंडियाज इकोनॉमी। और ये जो बांग्लादेश का जो संकट है, ये भारत की अर्थव्यवस्था पे भारी बोझ पड़ जाता है ना, हैवी स्ट्रेन, काफ़ी प्रेशर डालता है। अबाउट 8 मिलियन पीपल क्रॉस्ड ओवर द ईस्ट पाकिस्तान बॉर्डर इनटू इंडिया। तो लगभग 80 लाख लोग, है ना, 8 मिलियन पीपल ईस्ट पाकिस्तान क्या है, जो बांग्लादेश से पहले, हाँ, बांग्लादेश बनने से पहले वो ईस्ट पाकिस्तान, तो ईस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉस करके 80 लाख लोग भारत आ जाते हैं। इट्स अ बिग नंबर। इतने सारे नंबर में अगर दूसरे देश के लोग हमारे देश में आके अगर शरण ले लेते हैं तो वो ऑफकोर्स हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और बहुत ज़्यादा उस पर लोड आ जाएगा। सो दिस वॉज फॉलोड बाई वॉर विथ पाकिस्तान। और उसके बाद क्या हो जाता है, पाकिस्तान के साथ युद्ध छूट जाती है ना। तो पहले वहाँ 80 लाख लोग बांग्लादेश से छोड़कर ईस्ट पाकिस्तान से छोड़कर भारत आ जाते हैं। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। एंड आफ्टर द वॉर द यूएस गवर्नमेंट स्टॉप्ड ऑल एड टू इंडिया। और इस जंग के बाद चूँकि यूएस गवर्नमेंट थोड़ा पाकिस्तान साइड अलाइंड होती है इस जंग में, तो यूएस गवर्नमेंट जो है, अमेरिका जो है, वो भारत के ऊपर अपना जितने भी वो भारत को मदद दे रहा था, भारत का समर्थन कर रहा था आर्थिक रूप से, उन सब पे सहायता देना बंद कर दिया। सो इन द इंटरनेशनल मार्केट ऑयल प्राइसेस इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और ये तो भारत की पॉलिटिक्स में ये सब चल ही रहा था। आउटसाइड वर्ल्ड में भी जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है उसमें इसी समय जो तेल की कीमत थी उसमें कई गुना इजाफा कर दिया गया था। दिस लेड टू ऑल राउंड इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज। और इससे क्या हुआ कि विभिन्न चीज़ों की कीमतें भी तेजी से बढ़ गई। प्राइसेस इंक्रीज्ड बाई 23% in 1973 and 30% in 1974. Such a high level of inflation caused much hardship to the people. तो कीमत इतनी बढ़ गई थी कि सिर्फ एक साल में 1973 में 23% इजाफा हुआ कीमतों में, और अगले साल 1974 में 30% इजाफा हो जाता है कीमतों में। एंड इस लेवल की जो मुद्रास्फीति, इतनी हाई लेवल की जो मुद्रास्फीति है, इतनी हाई लेवल की जो महंगाई बढ़ रही है, ये लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी कठिनाइयाँ पैदा कर देता है, हार्डशिप टू द पीपल। इंडस्ट्रियल ग्रोथ was low and unemployment was very high, particularly in the rural areas. तो जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, औद्योगिक विकास की दर है, वो बहुत कम थी और बेरोजगारी जो है वो बहुत बढ़ गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया था और जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है ये बहुत लो थी। और जो बेरोजगारी थी, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ गई थी। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर द गवर्नमेंट फ्रोज द सैलरीज ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। तो खर्चे को कम करने के लिए सरकार ने अपने कर्मचारियों को वेतन को रोक दिया, है ना। तो गवर्नमेंट फ्रोज द सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉय। दिस कॉज्ड फर्दर डिससेटिस्फैक्शन एमंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब जब सैलरी रुक गई तो जो वहाँ सरकारी कर्मचारी थे उनके मन में और ज़्यादा आक्रोश आ गया, असंतोष पैदा हो गया सरकार के खिलाफ। मॉनसून्स फेल्ड इन 1972-73।
ये सारे सिचुएशंस, वो इकोनॉमिक कंडीशन वर्स हो ही रहे, और इधर मानसून्स भी 1972-73 में मानसून असफल हो जाती है। दिस रिजल्टेड इन ए शार्प डिक्लाइन इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एंड भारत की कृषि मानसून पे आधारित है, और उस जमाने में तो और भी कहीं ज़्यादा मानसून आधारित कृषि थी भारत की। तो जो इस मानसून फेल होने के कारण क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जो कृषि उत्पाद है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है। सो फूड ग्रेन आउटपुट डिक्लाइंड बाई 8%। तो जो खाद्यान्न की जो उत्पत्ति है ना, जो वो 8% से ज़्यादा गिर जाता है। सो फूड ग्रेन का भी आउटपुट गिर गया। देयर वॉज ए जनरल एटमोसफेयर ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद द प्रिवेलिंग इकोनॉमिक सिचुएशन ऑल ओवर द कंट्री। तो पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में एक जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ असंतोष का एक वातावरण बन जाता है, एक माहौल बन जाता है असंतोष का, क्योंकि जो इकोनॉमिक कंडीशन थी पूरे देश में वो चरमरा रही थी। इन सच ए कॉन्टेक्स्ट नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टीज वेयर एबल टू ऑर्गेनाइज पॉपुलर प्रोटेस्ट इफेक्टिवली। और ऐसे जब घटनाक्रम ऐसी हो रही हो, है ना, तो इस अवधि में क्या होगा, जो नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टीज थी, जो गैर कांग्रेस राजनीतिक दल थे, वो इस मौके पे काफ़ी पॉपुलर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जो जनता के साथ, जो जनता के बीच में जो बहुत मतलब जनता उसको बहुत पॉपुलर हो जाती है, लोकप्रिय प्रोटेस्ट हो जाते हैं ना, इफेक्टिव, और ये बहुत ही प्रभावशाली तरीके से करते हैं क्योंकि जनता त्रस्त है। तो ऑफकोर्स वो प्रोटेस्ट जो ऑर्गेनाइज करेगी ऑपोजिशन पार्टी, उसमें जनता शामिल हो जाएगी। Instances of students' unrest that had persisted from late 1960s became more pronounced in this period। और 1960s से ही स्टूडेंट्स का काफ़ी अनरेस्ट हो रहा था, स्टूडेंट्स विरोध प्रदर्शन वगैरह में शामिल हो रहे थे। भारत की जो राजनीति हो रही थी उसमें स्टूडेंट्स अनरेस्ट काफ़ी हो रहे थे, और ये इस पीरियड में तो और भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और ये और प्रोनाउंस्ड हो जाता है। There was also an increase in the activities of Marxist groups who did not believe in parliamentary politics। तो जो मार्क्सवादी समूह है उसकी सक्रियता भी बढ़ जाती है, और ये संसदीय राजनीति में, ये पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में मार्क्सिस्ट ग्रुप्स नहीं विश्वास करते हैं। These groups had taken to arms and insurgent techniques for the overthrow of capitalist order and established political system। तो ये जो मार्क्सिस्ट ग्रुप है ये हथियार उठा लेते हैं, और ये जो मौजूदा राजनीतिक प्रणाली है ना, जो मौजूदा राजनीतिक प्रणाली होती है, एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल सिस्टम, और जो पूंजीवादी व्यवस्था, जो कैपिटलिस्ट ऑर्डर है, उसको ओवरथ्रो, उसको हटाने का ये सोचती है कि उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और इसके लिए कैसे ख़त्म किया जाएगा, ये हथियार उठाकर और राज्य विरोधी तकनीकों का सहारा लेकर। सो इंसर्जेंट टेक्निक्स एंड आर्म्स के भरोसे, इन दोनों के साथ, इन दोनों से बेसिकली दे यूज़ आर्म्स एंड इंसर्जेंट टेक्निक्स टू ओवरथ्रो जो पूंजीवादी व्यवस्था है, और जो एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल सिस्टम प्रणाली है, जो राजनीतिक प्रणाली है, इसको हटाने के लिए उम्र पड़ती है। नोन एज द मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट नाउ मॉइस्ट ग्रुप्स और नक्सलाइट, they were particularly strong in West Bengal where the state government took stringent measures to suppress them। ये ये ग्रुप जो है मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट है ना, मार्क्सवादी लेनिनवादी ग्रुप के नाम से जानते हैं, और या फिर इनको नक्सलाइट्स भी बोलते हैं, नक्सलवादी, और आज के दिन में इसको माओवादी भी बोलते हैं, माओइस्ट भी बोलते हैं, है ना। सो दे वेर पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग, ये पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, है ना, पश्चिम बंगाल में काफ़ी मजबूत थे, और क्योंकि वहाँ की जो सरकार थी, है ना, जो राज्य सरकार थी पश्चिम बंगाल के समय, उसने काफ़ी कठोर कदम उठाए थे इनको दबाने के लिए, किनको, माओवादियों के लिए, दैट टाइम मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट या नक्सलवादियों को दबाने के लिए। तो ये इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट हो गया दोस्तों। ये चैप्टर, इस टॉपिक को, आज के वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद फ्रेंड्स। सो वी आर स्टडिंग चैप्टर 6 क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। सो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, हम इमरजेंसी पढ़ रहे थे, उसमें कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे थे, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, गुजरात एंड बिहार मूवमेंट, है ना, गुजरात और बिहार के आंदोलन, ये अभी हम डिस्कस करने वाले। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट्स इन गुजरात एंड बिहार, बोथ ऑफ विच वेयर कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स, हैड फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ द टू स्टेट्स एंड नेशनल पॉलिटिक्स। तो गुजरात और बिहार, इन दो राज्यों में स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स, है ना, छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन चल रही थी, है ना, छात्र आंदोलन चल रहे थे, एंड ये दोनों राज्य कांग्रेस द्वारा शासित थे। उस समय सत्ता में कौन थी इन राज्यों में, कांग्रेस थी।
तो इनका जो प्रोटेस्ट है, इसका जो इन दोनों की राज्यों की राजनीति और जो देश की नेशनल राष्ट्रीय राजनीति है, इस पे बहुत ज़्यादा फार रीचिंग इम्पैक्ट पड़ता है, इनका गहरा असर पड़ता है ना। तो ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट का गहरा असर डालते हैं ये इन दोनों के राज्यों की राजनीति में और पूरे राष्ट्र की राजनीति में। In January 1974, students in Gujarat started an agitation against rising prices of food grains, cooking oil, and other essential commodities and against corruption in high places. तो जनवरी 1974 में जो गुजरात में स्टूडेंट्स हैं वो आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं, एजिटेशन स्टार्ट कर देते हैं। किस चीज़ के लिए? खाद्यान्न, खाद्य तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमत पे, है ना, और भ्रष्टाचार ऑल्सो, है ना। तो राइजिंग प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स, कुकिंग ऑयल एंड अन्य एसेंशियल कॉमोडिटी और अगेंस्ट करप्शन भी, है ना, ये आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं। द स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट वॉज ज्वाइंड बाई मेजर ऑपोजिशन पार्टीज एंड बिकेम वाइड स्प्रेड लीडिंग टू द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट। तो ये प्रोटेस्ट इतना, आंदोलन इतना आगे बढ़ जाता है और इसमें बहुत सारी मेजर जो अपोजिशन पार्टी जो है ना, कांग्रेस को विरोध में जो पार्टियां होती है उस समय अपोजिशन पार्टी, वो इनके साथ जुड़ जाती है। तो क्या होता है फिर, ये प्रोटेस्ट बहुत वाइड स्प्रेड फैल जाता है और इतना फैल जाता है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ जाता है, इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ जाता है। द अपोजिशन पार्टीज डिमांडेड फ्रेश इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो अपोजिशन पार्टीज है, जो विपक्ष के दल है, वो मांग रखते हैं कि फ्रेश इलेक्शन हो, है ना, फिर से चुनाव कराया जाए राज्य में। मुरारजी देसाई, ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ कांग्रेस वो हु वाज द मेन राइवल ऑफ इंदिरा गांधी व्हेन ही वाज इन द कांग्रेस, announced that he would go on an indefinite fast if fresh elections were not held in the state। तो मुरारजी देसाई कौन है? ये अभी तक आप इनके बारे में डिटेल में नहीं सुने, बट बाद में ये एक भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं अभी आगे के पॉलिटिक्स में। तो मुरारजी देसाई उस समय एक कांग्रेस हो, जो पुरानी कांग्रेस है ना, उसकी एक बहुत ही बड़े नेता होते हैं, प्रोमिनेंट लीडर होते हैं, और वो इंदिरा गांधी के मेन राइवल होते हैं, है ना, इंदिरा गांधी के मेन राइवल होते हैं जब वो कांग्रेस में थे। तो उनका अनाउंस कर देते हैं कि वो एक अनिश्चितकालीन फास्ट पे चले जाएंगे, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले जाएंगे अगर नया चुनाव, फ्रेश चुनाव नहीं करवाया जाता है राज्य में। तो So under intense pressure from the students, supported by the opposition political parties, assembly elections were held in Gujarat in June 1975। तो बहुत प्रेशर पे, बहुत दबाव में, जो स्टूडेंट्स और विपक्ष के बहुत सारे दबाव में, इंटेंस प्रेशर में चुनाव करवाया जाता है, असेंबली इलेक्शन कराया जाता है, गुजरात के राज्य में चुनाव कराया जाता है जून 1975 में। द कांग्रेस वॉज डिफीटेड इन दिस इलेक्शन, और इस चुनाव में ऑफकोर्स कांग्रेस की हार हो जाती है। In March 1974, the students came together in Bihar to protest against rising prices, food scarcity, unemployment and corruption। तो उसी साल 1974 में जो स्टूडेंट्स हैं ये बिहार में आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं, राइजिंग प्राइसेस, महंगाई के खिलाफ, फूड स्कारसिटी, है ना, खाने की चीज़ों की कमी है, और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। तो ये आंदोलन कहाँ स्टार्ट हो गया? मार्च 74 में स्टूडेंट आंदोलन स्टार्ट हो गया बिहार में। आफ्टर ए पॉइंट दे इन्वाइटेड जयप्रकाश नारायण हु हैड गिवन अप एक्टिव पॉलिटिक्स एंड वॉज इन्वॉल्व इन सोशल वर्क टू लीड द स्टूडेंट मूवमेंट। तो कुछ समय के बाद वो इन्वाइट कर लेते हैं जयप्रकाश नारायण, बहुत टॉल लीडर होते हैं, जेपी, हु हैड गिवन एक्टिव पॉलिटिक्स। तो वो अब उस समय जो एक्टिव पॉलिटिक्स है उसको छोड़ चुके होते हैं और समाज कल्याणकारी क्षेत्रों में लग जाते हैं, सोशल वर्क में वो शामिल होते हैं, है ना। उनको बुला लिया जाता है, सक्रिय राजनीति छोड़ने के बावजूद उनको स्टूडेंट्स बुला लेते हैं कि आप हमारे आंदोलन को लीड कीजिए, आप हमारे आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। He accepted it on the condition that the movement will remain non-violent and will not limit itself to Bihar। तो वो एक कंडीशन पे लगाते हैं कि मैं इसमें तभी आऊँगा, उनका एक शर्त होता है कि आंदोलन जो है अहिंसक रहेगा, है ना, नॉन वायलेंट रहेगा, ये अहिंसक आंदोलन रहेगा और ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, है ना, ये अहिंसक होना चाहिए और इसका सीमा सिर्फ बिहार के अंदर नहीं होना। Thus the students movement assumed a political character and a national had national appeal। तो इस प्रकार जो है छात्र आंदोलन ने एक राजनीतिक चरित्र गठन कर लिया और उसके भीतर राष्ट्रव्यापी अपील आ गई, नेशनल अपील आ गई। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ नाउ एंटर्ड द मूवमेंट।
नाउ अलग अलग क्षेत्रों से, है ना, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्रों से, मतलब हर तरीके के लोग, जीवन के हर एक क्षेत्र के लोग अब आंदोलन से जुड़ गए। Jayaprakash Narayan demanded the dismissal of the Congress government in Bihar and gave a call for total revolution in the social, economic, and political spheres in order to establish what he considered to be true democracy. तो जयप्रकाश नारायण ने डिमांड किया कि कांग्रेस की जो सरकार है बिहार में, उस कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, डिसमिस कर दिया जाए। एंड उन्होंने गैव ए कॉल, उन्होंने मांग रखी, आह्वान किया संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन का उन्होंने आह्वान किया इन सोशल, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, है ना, टोटल रेवोल्यूशन इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फेयर इन ऑर्डर टू स्टेब्लिश। और वो उनका कहना था कि इस तभी ये होगा जब ये यहाँ टोटल रेवोल्यूशन होगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में, तभी सच्चा डेमोक्रेसी, सही लोकतंत्र स्टैब्लिश की जाएगी, स्थापना किया जा सकता है सही लोकतंत्र का। ए सीरीज ऑफ बंस, घेराव एंड स्ट्राइक्स, है ना, वेयर ऑर्गेनाइज इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बिहार गवर्नमेंट। तो बिहार गवर्नमेंट के खिलाफ, है ना, बिहार सरकार के खिलाफ काफ़ी बंद ऑर्गेनाइज करवाए गए, घेराव करवाया गया, हड़ताल करवाए गए, है ना, पूरे बिहार सरकार को, कि बिहार सरकार के अगेंस्ट में। द गवर्नमेंट हाउएवर रिफ्यूज टू रिजाइन, परंतु सरकार जो है वो इस्तीफा देने से इनकार कर दी। द मूवमेंट वॉज बिगनिंग टू इन्फ्लुएंस नेशनल पॉलिटिक्स। तो ये जो आंदोलन था इसका प्रभाव अब राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना शुरू हो गया। जयप्रकाश नारायण वांटेड टू स्प्रेड द बिहार मूवमेंट टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि ये जो बिहार का मूवमेंट है ये देश के अन्य भागों में भी फैले। Alongside the agitation led by Jayaprakash Narayan, the employees of railways gave a call for a nationwide strike. तो जयप्रकाश नारायण जी का ये जो आंदोलन था, एजिटेशन था, उसके साथ ही साथ एलोंग साइड, मतलब उसके दूसरे साइड जो रेलवे के कर्मचारी थे उन्होंने राष्ट्रव्यापी हड़ताल कर दिया, नेशन वाइड स्ट्राइक कर दिया रेलवेज एम्प्लॉयज। दिस थ्रेटेंड टू पैरालाइज द कंट्री। तो ये जो अगर रेलवे का जो हड़ताल हो गया, इससे बेसिकली ये ऐसा हो गया कि पूरा देश जो है वो ठप पड़ जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा। सो इन 1975 जेपी लेड ए पीपल्स मार्च टू पार्लियामेंट। 1975 में जेपी जी, जयप्रकाश नारायण जी, जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया, है ना, पीपल्स मार्च टू पार्लियामेंट को इन्होंने लीड किया। दिस वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल रैलीज एवर हेल्ड इन द कैपिटल। और ये उस समय तक दिल्ली में इससे बड़ी कोई रैली नहीं हुई थी। ही वॉज नाउ सपोर्टेड बाई नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टीज लाइक भारतीय जनसंघ, द कांग्रेस हो, द भारतीय लोकदल, द सोशलिस्ट पार्टी एंड अदर्स। और अब उनको समर्थन मिल चुका था गैर कांग्रेस विपक्ष की दलों से, लाइक भारतीय जनसंघ से उनको समर्थन आ गया था, कांग्रेस हो भी, लोकदल, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी और अन्य पार्टियों से जो कांग्रेस के विरोध में पार्टियां थीं, उनका समर्थन उनको प्राप्त हो गया। दीज पार्टीज वेयर प्रोजेक्टिंग जेपी एज एन अल्टरनेटिव टू इंदिरा गांधी। और ये पार्टी ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे थे, जयप्रकाश नारायण को इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में पेश कर रहे थे। हाउएवर देयर वेर मेनी क्रिटिसिज्म अबाउट हिज आइडियाज एंड अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ मास एजिटेशन दैट ही वॉज एम्प्लॉइंग। परंतु उनके काफ़ी आलोचना भी थी, उनके जो आइडियाज़ थे उनके काफ़ी आलोचनाएं थी, और जिस तरीके का वो राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ मास एजिटेशन, जो आंदोलनवादी राजनीति वो कर रहे थे, उसका भी क्रिटिसिज्म था। बट बोथ द गवर्नमेंट एंड बोथ द गुजरात एंड बिहार एजिटेशंस वेयर सीन एज एंटी कांग्रेस and rather than opposing the state governments they were seen as protest against the leadership of Indira Gandhi। तो जो दोनों गुजरात और बिहार की जो आंदोलन थी ये कांग्रेस के विरोध में देखा गया, है ना, कि ये कांग्रेस विरोधी आंदोलन है। एंड और रैदर देन ये सरकार, स्टेट गवर्नमेंट को विरोध करने के बजाय एक्चुअली ये इंदिरा गांधी की जो लीडरशिप थी ये उसके विरोध में ये आंदोलन है। शी बिलीव्ड दैट द मूवमेंट वॉज मोटिवेटेड बाई पर्सनल अपोजिशन टू हर। और इंदिरा गांधी का मानना था कि ये आंदोलन उनके प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित है ना, वो पर्सनल अपोजिशन टू हर है, ऐसा उनका मानना था। नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट है दोस्तों, कॉन्फ्लिक्ट विथ जुडिशियरी, न्यायपालिका से संघर्ष। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन गवर्नमेंट एंड द रूलिंग पार्टी हैड मेनी डिफरेंसेस विद जुडिशियरी। ये उस कालखंड में गवर्नमेंट जो है, सरकार, और जो रूलिंग जुडिशियरी है ना,
इन दोनों के बीच में भी काफ़ी डिफरेंसेस थे। Do you remember the discussion about long-term conflict between the parliament and the judiciary? You have studied this last year. Three constitutional issues had emerged. Can the president abridge fundamental rights? The Supreme Court said it no. तो कुछ तीन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑलरेडी पार्लियामेंट और जुडिशरी में पंगे चल रहे थे, तो उस समय तीन कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज उभरे थे, है ना। तीन संवैधानिक मुद्दे उभर कर आए थे। पहला कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को हटा सकता है, कैन पार्लियामेंट एवरीज द फंडामेंटल राइट्स, क्या संसद जो है मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकता है, ये एक क्वेश्चन था। और सुप्रीम कोर्ट बोला इट कैन नॉट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता है, पार्लियामेंट कैन नॉट एवरीज फंडामेंटल राइट्स। सेकेंडली, कैन द पार्लियामेंट कर्टेल द राइट टू प्रॉपर्टी बाई मेकिंग एन अमेंडमेंट। तो जैसा मैंने आपको पिछले 11th क्लास का वीडियोस में पढ़ाया है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया था, तो उस समय आपको मालूम हुआ कि देयर वाज वन फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, है ना। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी, तो उस समय सवाल था कि क्या पार्लियामेंट जो है ये फंडामेंटल राइट को एक संशोधन के तहत हटा सकता है, काट छाट कर सकता है, क्या संसद संविधान में संशोधन करके जो संपत्ति का अधिकार है इसमें काट छाट कर सकती है या नहीं। Again, the court said that the parliament cannot amend the constitution in such a manner that rights are curtailed. तो कोर्ट ने उस समय फिर इंटरप्रेट किया कि संसद ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं ला सकती है संविधान में जो अधिकारों को कर्टेल करता हो। Thirdly, the parliament amended the constitution saying that it can abridge fundamental rights for giving effect to directive principles. तो तीसरी बात यह है कि जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसने संविधान को अमेंड कर दिया, ऑलरेडी अमेंड कर दिया कि ये फंडामेंटल राइट्स में काट छाट कर सकती है अगर ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसको इफेक्ट में लाने के लिए ये फंडामेंटल राइट्स को अब्रीज कर सकती है, और इस कारण से पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आया। बट द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड दिस प्रोविजन ऑल्सो, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को भी निरस्त कर दिया। दिस लेड टू ए क्राइसिस एज फार एज द रिलेशंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड जुडिशरी वेर कंसर्न। तो ये क्या हुआ कि जो सरकार है और जो जुडिशियरी है ना, न्यायपालिका है, उसके बीच में एक संकट की स्थिति आ खड़ा हो गई। यू मे रिमेंबर दैट दिस क्राइसिस कल्मिनेटेड इन द फेमस केशवानंदा भारती केस। In this case, the court gave a decision that there are some basic features of the constitution and the parliament cannot amend these features. तो आप लोगों को याद होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट केस है केशवानंदा भारती केस, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, सबसे ज़्यादा जजेज का बेंच का कोर्ट ये केस है केशवानंदा भारती के। तो इस केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो संविधान के जो मौलिक स्ट्रक्चर्स है, बेसिक फीचर्स है ना, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बदलाव नहीं किया जा सकता है। पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दिस फीचर्स। तो जो संविधान के कुछ बेसिक फीचर है और इस बेसिक फीचर को, बुनियादी ढांचा को, इनको नहीं संशोधन किया जा सकता है, इसको पार्लियामेंट नहीं बदल सकती है। टू डेवलपमेंट्स फर्दर एडेड टू द टेंशन बिटवीन द जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो ये तो तीन चीज़ें जो जुडिशियरी और गवर्नमेंट के बीच में टेंशन बढ़ाई हुई थी, दो और मुद्दे आ गए, दो और ऐसी चीज़ें, घटनाक्रम हुई जिससे और ये टेंशन जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में टेंशन बढ़ जाता है। इमीडिएटली आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन इन 1973 इन केशवानंदा भारती केस, ए वैकेंसी एरोज फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो 1973 में केशवानंदा भारती केस का जो फैसला आया है ना, 1973 में केशवानंदा भारती केस का फैसला है, इसके बाद तुरंत बाद एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वैकेंसी स्टार्ट हो गई। मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो रिटायर हो गए, तो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वैकेंसी हो गई, नियुक्ति करनी थी। इट हैड बीन ए प्रैक्टिस टू अपॉइंट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट चीफ जस्टिस। तो उस समय तक ये एक ऐसा प्रैक्टिस रहा था कि जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे रिटायरमेंट के बाद, जब सीजीआई रिटायर कर जाते हैं तो उसके बाद जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे उन्हीं को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। But in 1973, the government set aside the seniority of 3 judges and appointed Justice A.N. Ray as the Chief Justice of India. परंतु 1973 में क्या होता है कि जो अभी तक का जो ट्रेडिशन चला जा रहा था, उस ट्रेडिशन से हटकर सरकार 3 सीनियर जजों को साइड कर देती है, साइड सीनियरिटी ऑफ 3 जजेज,
और 3 जजेज को हटाकर उनको साइड करके 3 सीनियर मोस्ट जजेज रहते हुए जो चौथे जज है जस्टिस ए एन रे को इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त कर देती है। The appointment became politically controversial because all the 3 judges who were superseded had given rulings against the stand of the government. और ये जो अपॉइंटमेंट है जस्टिस एन रे का जो चीफ जस्टिस के रूप में जो अपॉइंटमेंट किया गया, ये राजनीतिक रूप से कंट्रोवर्शियल हो जाता है बिकॉज जो तीनों जज जिनको हटाया गया, जिनको सुपरसीड कर दिया गया, जो इनसे सीनियर थे, ए एन रे से जो सीनियर थे 3 जज और जिनको चीफ जस्टिस बनाना चाहिए था, उन जिनको नहीं बनाया गया एज पर ट्रेडिशन, वो तीनों जज जो केशवानंदा भारती केस में उन्होंने सरकार के खिलाफ रूलिंग्स दी थी अगेंस्ट द स्टैंड ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो सरकार का स्टैंड है उसके विरोध में उन्होंने रूलिंग दिया था। Thus, constitutional interpretations and political ideologies were getting mixed up rapidly. तो इससे हुआ क्या, जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का जो इंटरप्रिटेशन है, संविधान की जो व्याख्या है और जो राजनीतिक विचारधारा है, ये आपस में मिक्स हो गए, इंटरमिक्स कर गए। People close to the prime minister started talking of the need for a judiciary and the bureaucracy committed to the vision of the executive and legislature. तो जो लोग प्रधानमंत्री के करीबी थे, है ना, प्रधानमंत्री के करीबी लोग, उन्होंने बात करना स्टार्ट किया कि एक ऐसा जुडिशियरी होना चाहिए, ऐसा ब्यूरोक्रेसी होना चाहिए जो कमिटेड होना चाहिए टू द विजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, और जो लेजिस्लेटर है, लेजिस्लेचर है, विधायिका है, इसके प्रति वो कमिटेड होनी चाहिए। किसको? जुडिशियरी और ब्यूरोक्रेसी, है ना, ये कार्यपालिका और विधायिका के प्रति प्रतिबद्ध होनी चाहिए। ये प्रो प्राइम मिनिस्टर के जो क्लोज लोग थे उनका ऐसा मानना था। द क्लाइमैक्स ऑफ द कन्फ्रंटेशन was of course the ruling of the High Court declaring इंदिरा गांधीज इलेक्शन वैलिड। और जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे क्लाइमैक्स वाली बात है ना, जब जो ये जो संघर्ष चल रहा था कोर्ट, न्यायपालिका और सरकार के बीच में जो संघर्ष चल रहा था, ये अपने चरम बिंदु पे पहुंच गया, है ना, क्लाइमेक्स आ गया, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के जो चुनाव था, इंदिरा गांधी के इलेक्शन को उसने इनवैलिड घोषित कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया, इंदिरा गांधी के निर्वाचित को ही अवैध घोषित कर दिया था। और यहाँ पे ये सिचुएशन चरम सीमा पे पहुँच गई। जुडिशियरी और गवर्नमेंट के बीच में जो ऑलरेडी टेंशन चल रहे थे, ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे आ गया दोस्तों। इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, इस वीडियो को। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, आपातकाल की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। On 12th June 1975, Justice Jagmohan Lal Sinha of Allahabad High Court passed a judgment declaring Indira Gandhi's election to the Lok Sabha invalid. तो 12 जून 1975 के दिन क्या होता है, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज होते हैं जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, ये एक जजमेंट पास करते हैं और उस जजमेंट के तहत जो इंदिरा गांधी का जो चुनाव है, लोकसभा के लिए जो चुनाव होता है, उसको वो निर्वाचन को ही असंवैधानिक करार देते हैं, इंदिरा गांधी इलेक्शन को इनवैलिड घोषित कर देते हैं। दिस ऑर्डर केम ऑन एन इलेक्शन पिटीशन फाइल्ड बाय राज नारायण, ए सोशलिस्ट लीडर एंड ए कैंडिडेट हु हैड कंटेस्टेड अगेंस्ट हर इन 1971। और ये ऑर्डर किस बेसिस पे आती है, एक इलेक्शन पिटीशन फाइल किया जाता है। एक समाजवादी नेता होते हैं राज नारायण, वो एक इलेक्शन पिटीशन फाइल करते हैं और वो इंदिरा गांधी के खिलाफ 1971 में चुनाव लड़े थे, है ना, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो एक इलेक्शन पिटीशन फाइल करते हैं और उसका जजमेंट आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट्स में, जिसमें इंदिरा गांधी के लोकसभा के चुनाव को इनवैलिड करार कर दिया जाता है। द पिटीशन चैलेंज द इलेक्शन ऑफ इंदिरा गांधी ऑन द ग्राउंड दैट she had used the services of the government servants in her election campaign। तो ये जो पिटीशन फाइल की जाती है राज नारायण के द्वारा, ये जो दायर किया जाता है पिटीशन, इसमें उन्होंने ग्राउंड क्या डाला था, ग्राउंड ये डाला था कि जो इंदिरा गांधी जो अपने चुनाव प्रचार का जो अभियान चलाई है, इसमें उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट्स का यूज़ किया। इसमें जो सरकारी सेवक थे, जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनका उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के लिए उन्होंने उसका उपयोग किया है और इस ग्राउंड पे वो इलेक्शन पिटीशन फाइल करते हैं। द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट मेंट दैट लीगली शी वॉज नो मोर एन MP, देयरफॉर कुड नॉट रिमेन द प्राइम मिनिस्टर
unless she was once again elected as an MP within 6 months. तो इस जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट का यह जजमेंट हुआ, इसका लीगल मीनिंग ये हुआ, इसका कानूनी मतलब ये हुआ कि यह अब कोई MP नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, लोकसभा के सदस्य अब नहीं रहे। तो इनको अब प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रहना चाहिए जब तक ये फिर से 6 महीने के भीतर ये फिर से MP बनकर नहीं आ जाती है। So on June 24, the Supreme Court granted her a partial stay on the High Court order. Till her appeal was decided, she could remain an MP but could not take part in the proceedings of the Lok Sabha. तो जून 24 को, है ना, उसी साल 24 जून, 12 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट एक स्टे लगा देती है। सुप्रीम कोर्ट ग्रांट करती है, एक पार्शियल स्टे करती है, हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के ऊपर एक पार्शियल स्टे करती है कि जब तक उसका अपील का कोई डिसीजन नहीं जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तब तक के लिए हाई कोर्ट के जो डिसीजन है, फैसले हैं, उस पर स्टे लग जाती है उसके ऑर्डर पे। और उस स्टे के हिसाब से शी कुड रिमेन एन MP, वो एक लोकसभा की सदस्य तो रह सकती है, सांसद बनी रहेगी, लेकिन वो लोकसभा के कार्यवाही में भाग नहीं ले पाएगी। कुड नॉट टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा, दो शी विल रिमेन एन MP टिल द टाइम अपील का जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट कोई वर्डिक्ट देती है। क्राइसिस एंड रेस्पॉन्स, तो संकट और फैसला, सरकार का फैसला। द स्टेज वॉज नाउ सेट फॉर ए बिग पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन। देख रहे दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है ना, अंदर से एक्साइटमेंट है। एक बड़े राजनीतिक संघर्ष के लिए अब मैदान तैयार हो चुका था। द ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय जयप्रकाश नारायण प्रेस्ड for Indira Gandhi's resignation and organized a massive demonstration in Delhi's Ramlila grounds on 25 June 1975. तो नेक्स्ट डे, 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया जाता है, मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन, है ना, इन रामलीला ग्राउंड। और उस प्रदर्शन में क्या है, जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग की। सो रेजिग्नेशन ऑफ इंदिरा गांधी, ये मांग थी। जयप्रकाश अनाउंस्ड ए नेशन वाइड सत्याग्रह फॉर हर रेजिग्नेशन एंड आस्क्ड द आर्मी, द पुलिस एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नॉट टू ओबे इलीगल एंड इमोरल ऑर्डर्स। थोड़ा ये खतरनाक हो गया दोस्तों। इन्होंने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की, नेशन वाइड सत्याग्रह का उन्होंने घोषणा किया कि इंदिरा गांधी को रिज़ाइन करना है, और उसके इंदिरा गांधी के रिजाइग्नेशन के लिए, इंदिरा गांधी के इस्तीफे का मांग के लिए उन्होंने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। और JP ने कहा कि जो सेना है, जो पुलिस है और जो सरकारी कर्मचारियों हैं, इनसे आह्वान किया कि वो सरकार के अनैतिक और असंवैधानिक, इलीगल एंड इमोरल ऑर्डर्स को नहीं फॉलो करे। सो आस्क्ड द आर्मी, द पुलिस एंड द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नॉट टू ओबे illegal and immoral orders. This too threatened to bring the activities of the ground to stand still. तो इससे भी सरकारी कामकाज के ठप हो जाने का अंदेशा पैदा हो गया। ऑफ कोर्स, जब अगर आर्मी, पुलिस और सरकारी कर्मचारी काम नहीं करेंगे तो सरकार तो ठप ही हो जाएगी। सो ये एक ऐसा सिचुएशन खड़ा कर दी कि जिससे डर हो गया कि जो सरकारी मशीनरी है, जो गवर्नमेंट है, वो एक जगह स्टैंड स्टिल हो जाएगी, ये ठप हो जाएगी। The political mood of the country had turned against the Congress more than ever before. तो जो जनता का जो मूड था, है ना, पूरे देश में, और जो राजनीतिक मूड है ना, वो पूरे देश में राजनीतिक मिजाज अब कांग्रेस के खिलाफ हो चुका था। आज तक इतना कांग्रेस का विरोध कभी नहीं था जितना अभी हो गया। The response of the government was to declare a state of emergency. तो सरकार ने इन घटनाओं के मद्देनजर क्या जवाब दिया? सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी। On 25 June 1975, the government declared that there was a threat of internal disturbances and therefore it invoked Article 352 of the Constitution. तो 25 जून 1975 को, है ना, जिस दिन ये इधर सत्याग्रह की मांग हो रही है, 25 जून 1975 को, उसी दिन सरकार ने घोषणा किया कि जो थ्रेट, जो सरकारी व्यवस्था है, उसको थ्रेट है इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से, है ना। और उन्होंने आर्टिकल 352 के तहत, आर्टिकल अनुच्छेद 352 के तहत
इमरजेंसी आपातकाल घोषणा करेगी, है ना। किस किस ग्राउंड पे हुआ जा रहा है कि देश में अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के आधार पर। सो अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल द गवर्नमेंट कुड डिक्लेयर ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑन ग्राउंड्स ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट और ए थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस है। तो इस आर्टिकल 352 अनुच्छेद के तहत 352 के तहत गवर्नमेंट कुड डिक्लेयर, सरकार के पास ये संवैधानिक पावर था कि वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा कर सकती है। ऑन किस आधार पे? एक्सटर्नल थ्रेट, कोई बाहर से, अगर बाहरी है ना, विदेश से कोई बाहर से कोई अगर थ्रेट हो, कोई ये हो, भय हो, और थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, और अंदरूनी देश के अंदर भी अगर कोई गड़बड़ी हो, है ना, कोई अंदर गंभीर संकट आ गई हो, गड़बड़ी हो गई हो अंदरूनी गड़बड़ी, तो ऐसे में भी आपातकाल लागू किया जा सकता है। सो द गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट ए ग्रेव क्राइसिस हैज a reason which made the proclamation of a state of emergency necessary। तो सरकार ने ऐसा डिसीजन लिया, सरकार ऐसा डिसाइड करती है कि एक ऐसी संकट वाली स्थिति, एक घोर संकट वाली स्थिति आ चुकी है और जहां पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी आपातकाल घोषणा करना जरूरी है। Technically speaking, this was within the powers of the government. For our constitution provides for some special powers to the government once an emergency is declared। तो अगर आप तकनीकी रूप से देखेंगे तो ऐसा करना कानूनी रूप से ये सही था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सही था, अगर टेक्निकली आप देखेंगे तो, है ना। दिस वाज विद इन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि आर्टिकल 352 में है, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के आधार पे भी सरकार ऐसा घोषणा कर सकती थी, है ना। तो ये उस बेसिस पे सरकार को घोषणा करने का इसमें पावर था। टेक्निकली दिस इज विद इन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कि सम स्पेशल पावर्स टू द गवर्नमेंट, हमारा संविधान हमारे सरकार को स्पेशल प्रोविजंस देता है, स्पेशल पावर देता है, और जब इमरजेंसी की, जब आपातकाल की घोषणा हो जाती है। वंस एन इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड, the federal distribution of powers remains practically suspended and all the powers are concentrated in the hands of the union government। अब आता है इंटरेस्टिंग चीजें कि एक बार आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो उसके बाद आपातकाल के घोषणा के साथ ही जो शक्तियों के बंटवारे का जो संघीय ढांचा है, जो फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है, वो सारी चीजें निष्प्रभावी हो जाती है, सस्पेंडेड हो जाती है, एंड सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में चली आती है। Secondly, the government also gets the power to curtail or restrict all or any of the fundamental rights during the emergency। तो इसके साथ दूसरी बात क्या होती है कि सरकार ऐसी स्थिति में चाहे तो किसी एक अथवा सभी मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है, curtail or restrict all or any fundamental rights। From the wording of the provisions of the constitution, है ना, it is clear that emergency is seen as an extraordinary condition in which normal democratic politics cannot function। तो जो हमारे संविधान में जो वर्डिंग है, जो शब्द लिखे हुए हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है ना, उससे ऐसा क्लियर ही हो जाता है कि जो आपातकाल है, आपातकाल एक ऐसी स्थिति है, कब लगाई जाती है आपातकाल? एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है, ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है ना, जहाँ ये ऐसा कंडीशन है जहाँ पे जो नॉर्मल लोकतांत्रिक राजनीति नहीं काम कर सकती है ना, ये लोकतांत्रिक राजनीति में ऐसे में काम नहीं कर सकती है। सो देयर फॉर स्पेशल पावर्स आर ग्रांटेड टू द गवर्नमेंट। तो इस कारणवश जो है गवर्नमेंट को है, सरकार को है, कुछ स्पेशल पावर, है ना, कुछ अतिरिक्त पावर दिए गए हैं, कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। सो ऑन द नाइट ऑफ 25 जून 1975 द प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेड द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी टू प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद। तो 25 जून 1975 की रात प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, कौन थे उस समय भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद, है ना, से आपातकालीन लागू करने की सिफारिश की। ही इशूड द प्रोक्लेमेशन इमीडिएटली, और राष्ट्रपति ने तुरंत यह उद्घोषणा कर दी। आफ्टर मिडनाइट द इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल मेजर न्यूज़पेपर ऑफिसेस वाज डिस्कनेक्टेड। तो आधी रात के बाद सभी अखबार, बड़े अखबारों के दफ्तर की बिजली काट दी गई। न्यूज़पेपर ऑफिसेज वाज डिस्कनेक्टेड। इन द अर्ली मॉर्निंग ए लार्ज नंबर ऑफ लीडर्स एंड वर्कर्स ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज वेर अरेस्टेड। और सुबह सुबह ही, है ना,
बड़े पैमाने पे विपक्ष के जो नेतागण थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। The cabinet was informed about it at a special meeting at 6 a.m. on 26 after all this had taken place। तो जो कैबिनेट है, मंत्रिमंडल है, उसको यह सूचना 26 जून को दी गई सुबह सुबह 6 बजे, आफ्टर ये सारा घटनाक्रम हो गया, जब इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन हो गई, राष्ट्रपति ने घोषणा कर दिया, न्यूज़पेपर ऑफिसेस में इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई, लीडर्स एंड वर्कर्स ऑफ विपक्षी दल अरेस्ट कर लिए गए। इसके बाद कैबिनेट को मंत्रिमंडल में सुबह 6 बजे 26 जून को यह बात रखी जाती, बताई जाती है एक स्पेशल मीटिंग में। अब इसके कंसिक्वेंसेस देखते हैं दोस्त कि इनके परिणाम क्या होते हैं। दिस ब्रॉट द एजिटेशन टू एन एब्रप्ट स्टॉप। The strikes were banned. Many opposition leaders were put in jail. The political situation became very quiet, though tense. है ना। तो ये क्या हुआ, सरकार के इस फैसले से जो विरोध का आंदोलन चल रहा था वो अचानक एक बार में ही रुक गया। स्ट्राइक्स बंद हो गए, स्ट्राइक्स को तो बैन कर दिया गया, जो हड़ताल करना है उस पर रोक लगा दी गई, और अनेक विपक्षी दल जो हैं वो जेल में डाल दिए गए। सो द पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, राजनीतिक माहौल में सन्नाटा तो छा गया, बट बहुत बड़ा तनाव भरा था। डिसाइडिंग टू यूज इट्स स्पेशल पावर्स अंडर इमरजेंसी प्रोविजंस, द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो इमरजेंसी आपातकाल के प्रावधानों में जो स्पेशल पावर है, विशेषाधिकार है सरकार के पास, उसके तहत सरकार ने जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है ना, इसको सरकार ने निरस्त कर दिया। Newspapers were asked to get prior approval of all material to be published। तो समाचार पत्रों को कहा गया कि कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेना जरूरी है। दिस इज नोन एज प्रेस सेंसरशिप, है ना, और इसे हम प्रेस सेंसरशिप के नाम से जानते हैं। एप्रीहेंडिंग सोशल एंड कम्युनल डिसहार्मोनी, द गवर्नमेंट बैंड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एंड जमात इस्लामी। तो सरकार को ऐसा लगा कि कुछ सोशल और कॉम्युनल डिसहार्मोनी हो सकती है, सामाजिक और ये कॉम्युनल लेवल पे कुछ घटना घट सकती है, डिसहार्मोनी हो सकती है, कुछ गलत चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तो इस आशंका, गड़बड़ी की आशंका के मद्देनज़र सरकार ने आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात इस्लामी, इन दोनों पे बैन लगा देती है, इन दोनों पे प्रतिबंध लगा देती है। प्रोटेस्ट्स एंड स्ट्राइक्स एंड पब्लिक एजिटेशंस वेयर ऑल्सो डिसअलाउड, है ना। तो धरना, प्रदर्शन और हड़ताल की अनुमति भी नहीं दी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अंडर द प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी, द वेरियस फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन स्टूड सस्पेंडेड, इंक्लूडिंग द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट फॉर रिस्टोरिंग देयर फंडामेंटल राइट। और सबसे आपातकाल में जो सबसे बड़ी बात हुई थी, जो सबसे बड़ी बात यह थी कि जो आपातकाल के प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकों के विभिन्न मौलिक अधिकार जो थे, फंडामेंटल राइट्स थे, उसको निष्प्रभावी कर दिया गया था। और इंक्लूडिंग इसमें यह अधिकार भी नहीं था, उनके पास यह अधिकार भी नहीं था कि वो मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए कोर्ट का दरवाज़ा ठकठकाएं। कोर्ट फॉर रिस्टोरिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसको भी इन्होंने निष्प्रभावी कर दिया था। सो द गवर्नमेंट मेड एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो सरकार ने जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, निवारक नज़रबंदी, इसको बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। Under this provision, people are arrested and detained not because they have committed any offense, but on the apprehension that they may commit an offense। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है दोस्तों? प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है कि इस प्रावधान के तहत लोगों को अरेस्ट किया जाता है या उनको नज़रबंद कर दिया जाता है, इसलिए नहीं कि वो कुछ क्राइम किए हैं, ऐसा कुछ अभी क्राइम उनसे के द्वारा हुआ नहीं है, बट एक भय है, एक आशंका है कि वो क्राइम कर सकते हैं, है ना, दे मे कमिट सम ऑफेंस। तो इस एप्रीहेंशन के बेसिस पे उनको नज़रबंद कर दिया था। तो सरकार ने इस प्रावधान का पुरजोर इस्तेमाल किया। यूजिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट्स, द गवर्नमेंट मेड लार्ज स्केल अरेस्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी, है ना। तो इस एक्ट को इस्तेमाल करते हुए सरकार ने लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर लोगों को अरेस्ट किया इमरजेंसी में। अरेस्टेड पॉलिटिकल वर्कर्स कुड नॉट चैलेंज देयर अरेस्ट थ्रू हीबियस कॉर्पस पेटिशंस, है ना। और जो अरेस्ट कर लिए गए, जो नज़रबंद कर लिए गए, ये हीबियस कॉर्पस पिटीशन के तहत ये अपनी गिरफ्तारियों को चैलेंज नहीं कर पा रहे थे। मेनी केसेस वेर फाइल्ड इन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, है ना, बाई एंड ऑन बिहाफ ऑफ अरेस्टेड पर्सन, बट द गवर्नमेंट क्लेम्ड दैट इट वॉज नॉट इवन नेसेसरी टू इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन्स ऑफ द रीजन्स एंड ग्राउंड्स ऑफ देयर अरेस्ट,
है ना। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो बहुत सारे पिटीशन फाइल किए गए अरेस्टेड लोगों के द्वारा या उनके बिहाफ में किसी ने फाइल किया, परंतु सरकार का जो दावा था कि ये उनको अरेस्ट करने के लिए, इन लोगों को अरेस्ट करने के लिए या इसको किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया गया, क्योंकि आपातकाल लागू है तो इनको क्यों अरेस्ट किया गया, किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया गया, ये इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। Several high courts gave judgments that even after the declaration of emergency, the courts could entertain a writ of habeas corpus filed by a person challenging his or her detention. तो बहुत सारे हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि इवन आपातकाल लागू होने के बावजूद भी कोर्ट ऐसे रिट्स को, हेवियस कॉर्पस रिट्स को अपने पास चेक कर सकती है कि जो और उसके तहत जो पब्लिक है, जो पर्सन जो है, वो चैलेंज कर सकता है कि उसका डिटेंशन सही है या नहीं है। In April 1966, the Constitution Bench of the Supreme Court overruled the High Courts and accepted the government's plea. और अप्रैल 96 में, अगले साल अप्रैल 96 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक बेंच होती है जो सुप्रीम कोर्ट की, ये हाई कोर्ट के इन रूल को ओवर रूल कर देती है, हाई कोर्ट के इस फैसले को ओवर रूल कर देती है, पलट देती है और सरकार की जो प्ली है उसको एक्सेप्ट कर लेती है। It meant that during emergency the government could take away citizens' right to life and liberty. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपातकाल के दौरान दौरान नागरिक से जीवन और आज़ादी का अधिकार वापस ली जा सकती है, सरकार ले सकती है। This judgment closed the doors of judiciary for the citizens and is regarded as one of the most controversial judgments of the Supreme Court. और ये जो सर्वोच्च न्यायालय का ये जो फैसला था, ये फैसला जो है नागरिकों के लिए अदालत के दरवाजे वो बंद कर देता है ना, आपातकाल में। और ये आज तक के फैसले के सर्वोच्च का सर्वाधिक विवादास्पद फैसला माना गया है। ये वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल जजमेंट माना जाता है सुप्रीम कोर्ट का। देयर वेर मैनी एक्ट्स ऑफ डिसेंट एंड रेजिस्टेंस टू एमरजेंसी। तो आपातकाल की मुखालफत और विरोध की कई घटनाएं थी, है ना। Many political workers who were not arrested in the first wave went underground and organized protests against the government. तो बहुत सारे जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे वो जो अरेस्ट नहीं हो पाए, जो बच गए, फर्स्ट वेव जो रातों रात अरेस्ट हुए थे उसमें जो बच गए, तो वो अंडरग्राउंड हो गए, वो छुप गए, वो किसी वेश बदल कर वो भूमिगत हो गए और वो सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चला रहे थे। Newspapers like the Indian Express and the Statesman protested against censorship by leaving blank spaces where news items had been censored. तो इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन ऐसे जैसे पत्रकार ने ये प्रेस पे लगी हुई सेंसरशिप का विरोध किया और इन्होंने क्या करते थे, ये जहाँ पे जिस न्यूज़ को सरकार मना कर देती थी नहीं छापने के लिए, तो वहाँ पे वो ब्लैंक स्पेस छोड़ देते थे, है ना, अखबार में उतना जगह खाली छोड़ते थे ताकि लोगों को पता चल सके कि भाई ये पे जो चीज़ थी सरकार ने उस पर रोक लगा दिया। मैगजीन्स लाइक सेमिनार एंड द मेन स्ट्रीम चोज टू क्लोज डाउन रेदर देन सबमिट टू सेंसरशिप। तो कुछ मैगजीन्स थी जो उन्होंने लाइक सेमिनार और मेन स्ट्रीम, ये दो मैगजीन सेमिनार एंड मेन स्ट्रीम याद रखिएगा, तो इन्होंने अपने आप को बंद कर लिया, चोज टू क्लोज की ये मैगजीन हम बंद करेंगे रेदर देन सेंसरशिप। हम ऐसा नहीं है कि सेंसरशिप को हम एक्सेप्ट करेंगे, है ना, इसके आगे हमने बोला कि हम अपने आप को बंद कर देंगे, बेसिकली घुटने टेकने के हिसाब बजाय उसने बोला कि ये मैगजीन ही नहीं छपेगी। मैनी जर्नलिस्ट्स वेयर अरेस्टेड फॉर राइटिंग अगेंस्ट इमरजेंसी। और बहुत सारे पत्रकार जो आपातकाल के खिलाफ लिखते थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। मैनी अंडरग्राउंड न्यूज़ लेटर्स एंड लिफलेट्स वेयर पब्लिश्ड टू बाईपास सेंसरशिप। तो जो सेंसरशिप है, सरकार के द्वारा जो सेंसरशिप लगाई गई थी, इसको बाईपास करने के लिए अंडरग्राउंड तरीके से, भूमिगत तरीके से कुछ न्यूज़ लेटर्स या लिफलेट्स जो हैं ऐसे छपते थे। कन्नड़ा राइटर शिवा रामा कारंत अवॉर्डेड विद पद्म भूषण एंड हिंदी राइटर फणीश्वर नाथ रेणु अवॉर्डेड विद पद्म श्री रिटर्न्ड देयर अवार्ड्स इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सस्पेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कन्नड़ के राइटर थे शिवा रामा कारंत, है ना, शिवा रामा कारंत, ये पद्म भूषण अवार्डी थे। और हिंदी के राइटर थे फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी कहानियाँ मैंने पढ़ी है दोस्तों। तो फणीश्वर नाथ रेणु इनको पद्मश्री से अवार्ड नवाजा गया था, इन्होंने अपने अवार्ड को रिटर्न कर दिए, है ना, इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो ये लोकतंत्र की जो सस्पेंशन हुई है उसके प्रोटेस्ट में इन्होंने अपने अवार्ड्स रिटर्न कर देते हैं। बाई एंड लार्ज दो सच ओपन एक्ट्स ऑफ डिफाइंस एंड रेजिस्टेंस वेयर रेयर। हाँ, परंतु जो इस तरह की जो घटना थी, इस तरह के जो खुलेआम जो विरोध था, है ना, और मुखालफत था, ये बहुत कम थे, बहुत कुछ लोगों ने ये कदम उठाए थे।
द पार्लियामेंट ऑल्सो बॉट इन मेनी न्यू चैलेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। सो पार्लियामेंट बहुत सारे ब्रॉट इन, बहुत सारे चेंजेस संविधान में, है ना। पार्लियामेंट बहुत सारे चेंजेस ले आता है, संविधान में बहुत सारे बदलाव ले आता है। In the background of the ruling of Allahabad High Court in the Indira Gandhi case, an amendment was made declaring that elections of the Prime Minister, President and Vice President could not be challenged in the court. वाह, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को उनके चुनाव को निरस्त कर दिया था। तो इस परिप्रेक्ष्य में एक अमेंडमेंट लाया गया, है ना, कि अमेंडमेंट लाया गया संविधान में कि जो प्रधानमंत्री का चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव है और उपराष्ट्रपति का चुनाव है, इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है ना। द 42nd अमेंडमेंट वॉज ऑल्सो पास्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, और उस समय इमरजेंसी आपातकाल में एक बहुत बड़ा संशोधन लाया जाता है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, है ना, 42वां संशोधन लाया जाता है इमरजेंसी में। You have already studied that this amendment consisted of a series of changes in many parts of the constitution, और ये आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, मैंने आपको बताया भी है पिछले चैप्टर में, क्लासेस में, कि जो ये अमेंडमेंट था, 42वां संशोधन था, ये एक्चुअली में बहुत ही व्यापक था और ये एक सीरीज ऑफ चेंजेस लाता है, संविधान में काफ़ी बदलाव ले आता है। Among the various changes made by this amendment, one was that the duration of the legislature in the country was extended from 5 to 6 years. तो जो सीरीज ऑफ चेंजेस लाता है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज इसमें ये लाता है कि जो लेजिस्लेचर है वो 5 साल की होती थी, है ना। लेजिस्लेचर की जो टाइम ड्यूरेशन है वो 5 ईयर्स था, उसको बढ़ाकर 6 साल कर दिया जाता है। मतलब लोकसभा अब 6 साल तक रहेगी। This change was not only for emergency period, but was intended to be of a permanent nature. तो ये जो बदलाव था ये सिर्फ आपातकाल समय के लिए नहीं था, बल्कि ये परमानेंट नेचर का रहेगा, हमेशा से 6 साल के लिए लोकसभा में रहेगा। Besides this, during an emergency, elections can be postponed by 1 year. और इसके साथ 6 साल पहले तो 1 साल का एक्सटेंशन कर दिया गया लेजिस्लेचर का, लोकसभा विधानसभा का, और उसके बाद ड्यूरिंग इमरजेंसी जो चुनाव है उसको 1 साल के लिए पोस्टपोन भी किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। Thus, effectively after 1971, elections needed to be held only in 1978 instead of 1976. तो इसके तहत देखा जाए तो जो 1971 में चुनाव हुए थे उसके बाद आइडियली चुनाव कब होना चाहिए था, 5 साल के बाद चुनाव हो जाना चाहिए था 1976 में। बट इन दोनों बदलाव के तहत अब चुनाव जो है 1978 तक रोकी जा सकती थी, चुनाव 1978 में की जानी थी। तो ये सब काफ़ी बदलाव हो गए थे। अब देखते हैं लेसन्स ऑफ इमरजेंसी। आपातकाल का तो पूरा देख लिया, अब इसके लेसन्स देखते हैं कि इससे क्या सबक मिले। द इमरजेंसी एट वंस ब्रॉट आउट बोथ द वीकनेसेस एंड द स्ट्रेंथ्स ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। आपातकाल एक बार में ही भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां दोनों को उभार दिया। दो देयर आर मेनी ऑब्जर्वर्स हु थिंक दैट इंडिया सीज टू बी अ डेमोक्रेटिक ड्यूरिंग द इमरजेंसी, इट इज़ नोट वर्दी दैट नॉर्मल डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग रिज्यूम्ड विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो बहुत सारे जो ऑब्जर्वर हैं वो ऐसा सोचते हैं कि आपातकाल के समय भारत का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था था वो ख़त्म हो गया था, बट ये नोट करने वाली बात है कि जो नॉर्मल डेमोक्रेटिक फंक्शन था, जो नॉर्मल लोकतांत्रिक कार्यक्रम थे वो चलने लगे छोटे से स्पैन ऑफ टाइम के बाद वो स्टार्ट हो गए। Thus, one lesson of emergency is that it is extremely difficult to do away with democracy in India. तो इस लेसन आपातकाल का जो सबसे पहला लेसन है वो ये है कि भारत जैसे देश में लोकतंत्र को हटाना एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है, बहुत ही कठिन है। लोकतंत्र को विदा कर पाना भारत में बहुत ही कठिन है। सेकेंडली, it brought out some ambiguities regarding the emergency provision in the constitution that had been rectified since. दूसरा क्या है कि जो आपातकाल की स्थिति जो संविधान में प्रावधान थे इसमें कुछ एम्बिग्यूटीज थी, ये उभर कर आए और जिसको बाद में रेक्टिफाई किया गया। नाउ इंटरनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रिवेलियन एंड इट इज़ नेसेसरी दैट द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी मस्ट बी गिवन इन राइटिंग बाय द यूनियन कैबिनेट। तो अब क्या है, अब जो इंटरनल इमरजेंसी है, जो अंदरूनी कारण से इमरजेंसी लगाए आपातकाल लगाई जाती है, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे लगे थे, ये तभी प्रोक्लेम की जा सकती है जब कोई आर्म्ड रिवेलियन हो, है ना। जब
शस्त्र के साथ, है ना, सशस्त्र विद्रोह अगर की जा रही है तो ऐसी स्थिति में ही लगाया जा सकता है। और ये उसमें क्या है कि ये जरूरी कर दिया गया कि जो प्रेसिडेंट को जो एडवाइस किया जाएगा, जो एडवाइस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को कि आपातकाल घोषणा करना है, वो लिखित में दिया जाएगा और प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, वो यूनियन कैबिनेट मंत्रिमंडल के द्वारा लिखित में राष्ट्रपति को दिया जाएगा कि आपातकाल लगाने की जरूरत है, ऐसा एडवाइस दिया जाएगा, और ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिवेलियन के ग्राउंड पे। तो ये सेकेंड लर्निंग था। Thirdly, the emergency made everyone more aware of the values of civil liberty। तो तीसरी बात जो है कि आपातकाल से हर कोई नागरिकों के प्रति ये जो सिविल लिबर्टीज है उसके प्रति उसकी जागरूकता बढ़ गई, उसका अवेयरनेस बढ़ गया। The courts too have taken an active role after the emergency in protecting the civil liberties of individual, है ना। तो जो कोर्ट है वो भी काफ़ी एक्टिव रोल लेने लगा कि इन आफ्टर आपातकाल के बाद जो न्यायपालिका है वो भी एक्टिव हो गई कि जो सिविल लिबर्टीज है लोगों के, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके संरक्षण के लिए कोर्ट थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगे। दिस इज ए रेस्पॉन्स टू द इनएबिलिटी ऑफ द जुडिशरी टू प्रोटेक्ट सिविल लिबर्टीज इफेक्टिवली ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ये न्यायपालिका को कब महसूस हुआ, जब बेसिकली वो कारगर तरीके से, जब आपातकाल के समय पे वो नागरिक के अधिकारों की रक्षा जब नहीं कर पाई, तब उसको कोर्ट को ऐसा फील हुआ। मेनी सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन केम आफ्टर दिस एक्सपीरियंस, और इस एक्सपीरियंस के बाद नागरिक अधिकारों के कई संगठन वजूद में आ गए। However, the critical years of emergency brought many issues that not have been adequately grappled with। बहरहाल आपातकाल के संकटपूर्ण वर्षों में कई ऐसे सवाल छोड़े हैं जिन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। We have noted in this chapter that there is a tension between routine functioning of the democratic government and continuous political protest by the parties and the groups। तो हम पढ़ चुके हैं कि जो लोकतांत्रिक सरकार के जो रोज़मर्रा के कामकाज और विभिन्न दलों और समूहों के निरंतर जारी राजनीतिक विरोध के बीच तनाव की स्थिति बनती है ना। सो टेंशन बिटवीन रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड कंटिन्यूअस पॉलिटिकल प्रोटेस्ट बाय द पार्टीज एंड ग्रुप। सो व्हाट इज द करेक्ट बैलेंस बिटवीन द टू, इसमें कितना करेक्ट बैलेंस होगा। शुड द सिटीजन्स हैव द फुल फ्रीडम टू इंगेज इन प्रोटेस्ट एक्टिविटी और शुड दे हैव नो सच राइट एट ऑल। ये सब द्वंद्व है कि दुविधा है कि कितना, क्या जनता को पूरा फ्रीडम होना चाहिए कि वो प्रोटेस्ट करता रहे, है ना, पॉलिटिकल एक्टिविटी, प्रोटेस्ट एक्टिविटी करता रहे, एंड ये व्हाट आर द लिमिट्स टू सच ए प्रोटेस्ट, और ये जो प्रोटेस्ट है इसकी क्या सीमा होनी चाहिए, या पूर्ण आज़ादी होनी चाहिए या कुछ सीमाएं होनी चाहिए। सेकेंडली, द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इमरजेंसी रूल टुक प्लेस थ्रू द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो आपातकाल का जो वास्तविक क्रियान्वयन है वो पुलिस और प्रशासन के जरिए हुआ। सो दीज इंस्टीट्यूशन कुड नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली, है ना, और ये जो संस्थाएं हैं ये स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पाई। दे वेयर टर्न इनटू पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड अकॉर्डिंग टू द शाह कमीशन रिपोर्ट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस बिकेम वल्नरेबल टू पॉलिटिकल प्रेशर। तो ये जो संस्थाएं हैं ये रूलिंग पार्टी के इंस्ट्रूमेंट्स बन गए और शाह कमीशन बैठाई गई थी। याद रखिएगा दोस्तों, शाह कमीशन रिपोर्ट, इमरजेंसी के ऊपर कौन सी कमीशन बैठी थी, शाह कमीशन रिपोर्ट। तो शाह कमीशन अपने रिपोर्ट में देती है कि जो प्रशासन थी और जो पुलिस थे ये बेसिकली पॉलिटिकल दबाव में के चपेट में आ गए, राजनीतिक दबाव के चपेट में आ गए। सो दिस प्रॉब्लम डिड नॉट वैनिश आफ्टर इमरजेंसी, और ये समस्या जो है आपातकाल के बाद भी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ दोस्तों। जय हिंद फ्रेंड्स। सो हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का। तो नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी, आपातकाल के बाद की राजनीति। सो द मोस्ट वैल्यूएबल एंड द लास्टिंग लेसन ऑफ द emergency was learned as soon as the emergency was over and the Lok Sabha elections were announced। तो जो इमरजेंसी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट, वैल्यूएबल और लास्टिंग लेसन, जो सबसे लंबे समय तक रहने वाली जो लेसन हमने सीखा, जो सबक सीखे, है ना, वो हम कब सीखे, एज सुन एज द इमरजेंसी वॉज ओवर। तो जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ और लोकसभा का चुनाव का घोषणा हुआ, उसी समय हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल लेसन सीखते हैं। The 1977 elections turned into a referendum on the experience of the emergency, at least in North India, where the impact of the emergency was felt most strongly।
तो ये जो 1977 का जो चुनाव हुआ है ना, ये बेसिकली ये एक रेफरेंडम था, है ना, ऑन द एक्सपीरियंस इमरजेंसी, आपातकाल के जो अनुभव थे उसके ऊपर एक जनमत संग्रह थे, एक रेफरेंडम था दैट एटलीस्ट कहाँ, जहाँ नॉर्थ इंडिया जहाँ पे आपातकाल का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा फील किया गया था। द अपोजिशन फॉट द इलेक्शन ऑन द स्लोगन ऑफ सेव डेमोक्रेसी। तो जो विपक्ष की पार्टी थी वो सेव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बचाओ के नारे से वो चुनाव लड़ी। द पीपल्स वर्डिक्ट वॉज डिसिसिवली अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। तो जो जनता का वर्डिक्ट था, जनता ने चुनाव में जो फैसले दिए वो एक्चुअली अगेंस्ट इमरजेंसी था, आपातकाल के अगेंस्ट था। द लेसन वॉज क्लियर एंड हैज़ बीन रीआइट्रेटेड इन मेनी स्टेट लेवल इलेक्शंस देयर आफ्टर। गवर्नमेंट्स दैट आर परसीव्ड टू बी एंटी डेमोक्रेटिक आर सीवियरली पनिश्ड बाय द वोटर्स। तो इससे जो सबक थी वो क्लियर था, और ये बहुत बार जो स्टेट लेवल के जो चुनाव हुए हैं उसमें ऐसा बहुत बार दिखा है, रिआइट्रेट किया गया कि जो सरकारें लोकतंत्र के अगेंस्ट होती है, जो सरकारें ऐसा प्रतीत होती है कि वो लोकतंत्र के खिलाफ है, जनता उसको, वोटर उसको बहुत बुरे तरीके से पनिश करती है। इन दिस सेंस द एक्सपीरियंस ऑफ 1975-77 एंडेड अप स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो अगर इस तरीके से देखा जाएगा, इस अर्थ में देखा जाएगा, तो 1975 और 1977 के जो अनुभव थी उसकी एक परिणति भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद को और पुख्ता करती है, स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। सो नेक्स्ट हम देखेंगे लोकसभा इलेक्शन 1977। लोकसभा का जो चुनाव 1977 में होता है। इन जनवरी 1977, आफ्टर 18 months ऑफ एमरजेंसी, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू होल्ड इलेक्शंस। तो 18 महीने के आपातकाल के बाद जनवरी 1977 में सरकार चुनाव कराने का फैसला लेती है। अकॉर्डिंगली ऑल द लीडर्स एंड एक्टिविस्ट्स वेयर रिलीज्ड फ्रॉम जेल। तो उस कारण से क्या होता है, चुनाव कराना है तो सारे जो कार्यकर्ता और जो नेतागण थे जो जेल में बंद थे उनको आज़ाद कर दिया जाता। इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन मार्च 75 और मार्च 1977 में चुनाव होता है। दिस लेड द ऑपोजिशन विथ वेरी लिटिल टाइम बट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स टुक प्लेस वेरी रैपिडली। तो जनवरी में घोषणा होती है कि मार्च में चुनाव होगा, तो जो विपक्ष की पार्टी है उसके पास बहुत कम समय होता है, वेरी लिटिल टाइम, बट इस समय में पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक डेवलपमेंट जो है वो बहुत, राजनीतिक बदलाव बड़ी तेज़ी से होती है। The major opposition parties had already been coming closer in the pre-emergency period। तो जो बड़ी बड़ी विपक्ष की पार्टियां होती है वो आपातकाल से पूर्व ही, उस समय ही वो एक दूसरे के साथ आने लगती है, क्लोज आने लगती है। सो नाउ दे केम टुगेदर ऑन द ईव ऑफ द इलेक्शंस एंड फॉर्म्ड ए न्यू पार्टी नोन एज द जनता पार्टी। तो ये अब जो है चुनाव से पहले एकजुट होकर एक नया पार्टी बना लेती है, और इस नए पार्टी का नाम होता है जनता पार्टी। द न्यू पार्टी एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण। और जो नई पार्टी है ये जयप्रकाश नारायण की नेतृत्व को एक्सेप्ट करती है ना। सम लीडर्स ऑफ द कांग्रेस हु वेर अपोज्ड टू एमरजेंसी ऑल्सो ज्वाइंड दिस न्यू पार्टी। तो कुछ कांग्रेस के भी नेता जो इमरजेंसी आपातकाल के विरोध में थे वो भी इस नई पार्टी को, जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। सम अदर कांग्रेस लीडर्स ऑल्सो केम आउट एंड फॉर्म्ड अ सेपरेट पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ जगजीवन राम। और कुछ अन्य कांग्रेस के नेतागण थे वो भी बाहर आते हैं और एक नई पार्टी बना लेते हैं जगजीवन राम के लीडरशिप में। दिस पार्टी नेम्ड एज कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी लेटर मर्ज्ड विद द जनता पार्टी। तो ये पार्टी जो था इसका नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए कांग्रेस, और ये बाद में जनता पार्टी से यह मर्ज हो जाती है। द जनता पार्टी मेड दिस इलेक्शन इनटू ए रेफरेंडम ऑन द इमरजेंसी। तो जो जनता पार्टी थी उन्होंने 1970 के चुनाव को आपात के ऊपर जनमत संग्रह का रूप दे दिया, रेफरेंडम का रूप दे दिया जनता पार्टी। इट्स कैंपेन वॉज फोकस्ड ऑन द नॉन डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द रूल एंड ऑन द वेरियस एक्सेसेस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड। तो उसका जो पूरा आंदोलन था, जो पूरा कैंपेन था, है ना, पर चुनाव प्रचार प्रसार था, वो किस पे फोकस था कि कांग्रेस जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है ना, ये लोकतंत्र के विरोध की पार्टी है, और जो जनता के ऊपर जो एक्सेस किए गए थे, जो उनको लिमिट से ज़्यादा उनके ऊपर अत्याचार हुए, उनके साथ जो गलत हुए, उसके प्रचार प्रसार करके उसको लाइमलाइट में फोकस में रख के इन्होंने अपना चुनावी कैंपेन किया।
In the backdrop of arrests of thousands of persons and the censorship of the press, the public opinion was against the Congress. तो चूंकि बहुत सारे लीडर्स है ना और हजारों वर्कर्स अरेस्ट हो गए थे और प्रेस के ऊपर सेंसरशिप था, तो जो जनता का मूड था, जो जनमत था, जो जनता का ओपिनियन था, वो कांग्रेस के अगेंस्ट में था. जयप्रकाश नारायण बिकेम द पॉपुलर सिंबल ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी. तो जयप्रकाश नारायण एक सिंबल ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को पुनर्बहाल करने का एक सिंबल बन गए. The formation of the Janata Party also ensured that non-Congress votes would not be divided. तो जब जनता पार्टी का एक गठन हो गया तो इससे ये भी इंश्योर हो गया कि जो नॉन कांग्रेस वोट्स है, जो कांग्रेस के खिलाफ जो वोट्स है, वो डिवाइड नहीं होंगे क्योंकि सारी पार्टियां अब एक साथ बन के जनता पार्टी बन गई है. सो इट वॉज एविडेंट दैट गोइंग वॉज टफ फॉर द कांग्रेस. तो ये पहले से ही प्रतीत हो गया कि कांग्रेस के लिए अब बहुत बड़ी मुश्किल आ पड़ी है. एट द फाइनल रिजल्ट्स टुक एवरीवन बाय सरप्राइज. लेकिन चुनाव के जो अंतिम नतीजे थे उन्होंने सबको सरप्राइज कर दिया. फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस द कांग्रेस पार्टी वॉज डिफीटेड इन लोकसभा इलेक्शन. तो पहली बार, आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी लोकसभा में हार जाती है. पहली बार सिंस इंडिपेंडेंस, बहुत बड़ी बात है. द कांग्रेस कुड विन ओनली 154 सीट्स इन द लोकसभा. कांग्रेस सिर्फ 154 सीट जीत पाती है लोकसभा में. एंड इट्स शेयर ऑफ पॉपुलर वोट्स फेल टू लेस देन 35%. और इसकी जो वोट है वो लेस देन 35% हो जाती है. द जनता पार्टी एंड इट्स अलाइज वोन 330 आउट ऑफ 542 सीट्स इन लोकसभा. तो जो जनता पार्टी है वो लोकसभा में 542 में से 330 सीटें जीतती है. जनता पार्टी और उसके गठबंधन. द जनता पार्टी इटसेल्फ वोन 295 सीट. जनता पार्टी अकेले 295 सीट जीत जाती है. एंड दस एंजॉयड ए क्लियर मेजोरिटी. तो इसका एक क्लियर मेजोरिटी, बहुमत आ जाता है. जनता पार्टी अपने दम पे 295 सीट ले आती है, स्पष्ट बहुमत मिल जाता है उसको. इन नॉर्थ इंडिया इट वॉज ए मैसिव इलेक्ट्रल वेव अगेंस्ट द कांग्रेस. तो उत्तर भारत में कांग्रेस के खिलाफ पूरा इलेक्ट्रल वेव होता है. द कांग्रेस लॉस्ट इन एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन बिहार. तो बिहार के हर एक सीट पे, हर एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट पे कांग्रेस हार जाती है. उत्तर प्रदेश में भी हर एक सीट पे हारती है. दिल्ली, हरियाणा, पंजाब. सो बेसिकली बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, 1 2 3 4 5 राज्यों में कांग्रेस हर एक सीट पे हार जाती है. एंड कुड विन ओनली 1 सीट ईच इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश. एंड राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिर्फ एक एक सीट मिलती है दोनों में, राजस्थान में एक, मध्य प्रदेश में. और सबसे बड़ी बात यह है कि इंदिरा गांधी वॉज डिफीटेड फ्रॉम रायबरेली एज हर ओन सन संजय गांधी, एज वॉज हर ओन सन फ्रॉम संजय गांधी फ्रॉम अमेठी. और सबसे बड़ी बात होती है कि इंदिरा गांधी जो अपनी सीट है रायबरेली से, वहाँ से वो हार जाती है और उसके सुपुत्र संजय गांधी अमेठी से हार जाते हैं. इंदिरा गांधी रायबरेली से और संजय गांधी भी अपनी सीट अमेठी से हार जाते हैं. बट इफ यू लुक एट द मैप शोइंग द रिजल्ट ऑफ दिस इलेक्शन, यू विल नोटिस दैट कांग्रेस डिड नॉट लूज इलेक्शंस ऑल ओवर द कंट्री. तो अगर आप जहाँ जहाँ कांग्रेस हारी है या जीती है इस चुनाव का अगर आप मैप देखेंगे, है ना, इस इलेक्शन के रिजल्ट का मैप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस डिड नॉट लूज पूरे भारतवर्ष में नहीं हारती है. ऐसा नहीं है कि वो ऑल ओवर द इंडिया पूरी सब जगह हार गया. इट रिटेन्ड मेनी सीट्स इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड उड़ीसा एंड वर्चुअली स्वेप्ट थ्रू द सदर्न स्टेट. तो कांग्रेस जो है वो महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा में बहुत सारी सीटें जीतती है और लगभग दक्षिण में वो पूरा स्विप कर जाती है, पूरा जीत जाती है. देयर आर मेनी रीजन्स फॉर दिस. इसके बहुत सारे कारण हैं. टू बिगिन विथ द इम्पैक्ट ऑफ एमरजेंसी वॉज नॉट फेल्ट इक्वली इन ऑल द स्टेट. तो जो आपातकाल का जो इम्पैक्ट था वो सभी राज्यों में बराबर नहीं फील किया गया था. द फोर्स्ड रीलोकेशन एंड डिस्प्लेसमेंट्स, द फोर्स्ड स्टरलाइजेशंस वेयर मोस्टली कंसंट्रेटेड इन नॉर्दर्न स्टेट्स, है ना. तो जो जबरदस्ती करके, जबरन करके लोग, जबरन उजाड़ने और विस्थापित करना, जो फोर्स रीलोकेशन और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ और फोर्स स्टरलाइजेशन जो किया गया है ना, नसबंदी करवाया गया जबरदस्त, ये काम ज़्यादातर नॉर्दर्न स्टेट, उत्तर भारत के राज्यों में ये ज़्यादा था.
But more importantly, North India had experienced some long-term changes in the nature of political competition, है ना। और इससे भी बड़ी बात है कि जो नॉर्थ इंडिया है ना, ये अनुभव करता है लॉन्ग टर्म नेचर चेंजेस। तो जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के जो स्वभाव है उसमें काफ़ी लंबे टर्म का बदलाव पाया जाता है। The middle castes from the North India were beginning to move away from the Congress, and the Janata Party became a platform for many of these sections to come together. तो जो बीच के जाति थे मिडिल कास्ट्स है ना, ये नॉर्थ इंडिया में जो ये मिडिल कास्ट है ये कांग्रेस से छिटक जाते हैं और ये जनता पार्टी इनके लिए एक प्लेटफॉर्म बन जाता है इन सारे समूहों के लिए एक साथ आने के लिए। सो इन दिस सेंस द इलेक्शन ऑफ 1977 वॉज नॉट मेयरली अबाउट द एमरजेंसी। तो अगर हम इस तरह से देखेंगे तो जो 1977 का चुनाव था वो सिर्फ आपातकाल की गाथा नहीं है, सिर्फ आपातकाल की कथा नहीं है, बट इससे कुछ आगे भी संकेत मिलते हैं, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। जय हिंद फ्रेंड्स, द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 6 इज जनता गवर्नमेंट, जनता सरकार। The Janata Party government that came to power after the 1977 elections was far from cohesive. तो 1977 के चुनावों के बाद जो बनी जनता पार्टी की जो सरकार बनी उसमें कोई खास तालमेल था ही नहीं। After the election, there was stiff competition among three leaders for the post of Prime Minister. Morarji Desai, who was the rival to Indira Gandhi ever since 1966-67, Charan Singh, leader of Bharatiya Lok Dal and a farmers leader from UP, and Jagjeevan Ram, who had vast experience as senior minister in the Congress government. तो जब चुनाव के बाद जो है ना, चुनाव के बाद ही स्टिफ कंपटीशन हो जाते हैं, तीन लीडर्स में ही आपस में बहुत प्रतिस्पर्धा हो जाती है, प्रधानमंत्री बनने की कुर्सी पे बैठने की प्रतिस्पर्धा। मुरारजी देसाई जो इंदिरा गांधी के पहले से बहुत राइवल रहे, 1967, 66 में इंदिरा गांधी और मुरारजी देसाई में कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, ये उस समय क्वेश्चन था, तो उस समय से उनका कॉम्पिटिशन चल रहा था। चरण सिंह ये एक किसान के नेता होते हैं, है ना, और भारतीय लोकदल से होते हैं, और ये यूपी के एक फार्मर लीडर होते हैं उत्तर प्रदेश से, तो ये भी प्रधानमंत्री की रेस में ये भी होते हैं। और जगजीवन राम ये कांग्रेस के बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही सीनियर मंत्री रहे होते हैं कांग्रेस पार्टी में, तो कांग्रेस सरकारों में, तो ये भी प्रधानमंत्री कुर्सी के तीसरे दावेदार होते हैं। इवेंचुअली मोरारजी देसाई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, बट दैट डिड नॉट ब्रिंग पावर स्ट्रगल विद इन द पार्टी टू एन एंड, है ना। तो बहरहाल मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री तो बन जाते हैं, लेकिन इससे जनता पार्टी के भीतर की सत्ता की जो खींचतान है वो खत्म नहीं होती है। नेक्स्ट इज, सो द ऑपोजिशन टू द इमरजेंसी कुड कीप द जनता पार्टी टुगेदर ओनली फॉर ए वाइल। तो आपातकाल की जो विरोध है वो जनता पार्टी को कुछ दिनों के लिए ही एकजुट रख सका। Its critics felt that the जनता पार्टी lacked डायरेक्शन, लीडरशिप एंड कॉमन प्रोग्राम। तो जो आलोचक हैं वो ऐसा कहते हैं कि जनता पार्टी के पास कोई दिशा नहीं थी, कोई नेतृत्व नहीं था और कोई कॉमन कार्यक्रम नहीं था। द जनता पार्टी गवर्नमेंट कुड नॉट ब्रिंग अबाउट ए फंडामेंटल चेंज इन द पॉलिसीज फ्रॉम दोज परसूड बाय द कांग्रेस। तो जो जनता पार्टी की सरकार थी वो जो कांग्रेस की जो नीतियाँ थी, पॉलिसीज थी, उसमें कुछ मूलभूत रूप से फंडामेंटल रूप से कोई बदलाव नहीं ला पाते हैं। The Janata Party split and the government which was led by Morarji Desai lost its majority in less than 28 months। तो जनता पार्टी में टूट हो जाता है, पार्टी टूट जाती है और मोरारजी देसाई की जो सरकार होती है वो 28 महीने में मेजोरिटी खत्म कर देती है, सरकार गिर जाती है। सोचिए दोस्तों, इतना विरोध होने के बाद, आपातकाल के विरोध, इतने विरोध होने के बाद कांग्रेस के अगेंस्ट में सारी गठबंधन बना के जनता पार्टी आती है और वो आपस में टूट के 28 साल में सरकार खो देती है। Another government headed by Charan Singh was formed on the assurance of the support of the Congress party। तो एक नई सरकार बनती है, चरण सिंह प्रधानमंत्री बन जाते हैं भारतीय लोकदल के, और ये सरकार बनाते हैं विद द सपोर्ट फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। और अब कांग्रेस पार्टी जिसके विरोध में चुनाव लड़ी गई थी जनता पार्टी द्वारा, उसके समर्थन से चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। But the Congress party later decided to withdraw its support with the result that the Charan Singh government could remain in power for just about 4 months। तो जो कांग्रेस पार्टी है वो बाद में अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेती है, अपना समर्थन सरकार से खींच लेती है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि चरण सिंह सरकार फिर सिर्फ 4 महीने के लिए सरकार रह पाती है, प्रधानमंत्री बना पाते हैं। बेसिकली 28 महीने के लिए पहली सरकार रही और 4 महीने के लिए दूसरी सरकार रही जिसमें कांग्रेस आउटसाइड सपोर्ट कर रही थी।
फ्रेश लोकसभा इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन जनवरी 1980। तो जनवरी 1980 में लोकसभा में का फिर से चुनाव होता है, इन विच जनता पार्टी सफर्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव डिफीट। और इसमें जनता पार्टी जो अभी इतनी जीत कराई थी वो बहुत बुरे तरीके से हार जाती है, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया वेयर इट हैड स्वेप्ट द पोल्स इन 1977। खास करके नॉर्थ इंडिया में हार जाती है जहाँ पे 1977 में इसने पूरे चुनाव को एक तरफा जीत लिया था। So Congress party led by Indira Gandhi nearly repeated its great victory in 1971। तो जो कांग्रेस पार्टी जो 1971 में अपनी बहुत बड़ी बहुमत के साथ लाती है सरकार, लगभग वैसा ही रिजल्ट फिर इंदिरा गांधी के लीडरशिप में फिर से आ जाता है। इट वोन 353 सीट्स एंड केम बैक टू पावर। तो ये 353 सीट्स जीतकर फिर से सत्ता में आ जाती है। द एक्सपीरियंस ऑफ 77 एंड 79 taught another lesson in democratic politics. Governments that are seen to be unstable and quarrelsome are severely punished by the voters। तो जो ये एक्सपीरियंस है 1977 और 79 का जो एक्सपीरियंस है, ये लोकतांत्रिक राजनीति का एक और लेसन सिखाती है लोकतांत्रिक राजनीति में, कि वो सरकारें जो अस्थिर हो, वो आपस में लड़ झगड़ रही हो, जो अस्थिर हो आपस में लड़ झगड़ रही हो, उसको जनता बहुत बुरे तरीके से पनिशमेंट देती है, बहुत बुरे तरीके से जनता वोटर्स पनिश करते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज लेगेसी, है ना, इसका विरासत क्या है। बट इट वॉज ओनली ए केस ऑफ रिटर्न ऑफ इंदिरा गांधी। क्या ये सिर्फ इंदिरा गांधी का रिटर्न का पुनः चुन फिर से आने की वापसी हो गई थी। बिटवीन द इलेक्शंस ऑफ 1977 एंड 1980 द पार्टी सिस्टम हैड चेंज ड्रामेटिकली। तो 1970 से 80 के चुनाव के बीच जो दलगत प्रणाली थी उसमें नाटकीय बदलाव आ गए थे। Since 1969, the Congress party had started shedding its character as an umbrella party which accommodated leaders and workers of different ideological dispensations and viewpoint। तो जो इनिशियली कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो अलग अलग विचारधाराओं और अलग अलग व्यू पॉइंट्स को लेकर चलती थी, तो 1969 से ही ये धीरे धीरे ऐसा आने लगा था, ये कैरेक्टर आने लगा था कि इस विचारधारा से अम्ब्रेला पार्टी जो है, पूरी छतरी वाली पार्टी जिसमें सभी तरह की विचारधारा हो, कांग्रेस ऐसी जो आइडियोलॉजिकल ऐसी पार्टी थी, वो धीरे धीरे कांग्रेस इससे हट रही थी 1969 से। The Congress party now identified itself with a particular ideology, claiming to be the only socialist and pro-poor party। अब कांग्रेस की आइडियोलॉजी सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे थी, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पे सीमित गई थी कि यह सिर्फ और सिर्फ एक कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो समाजवादी है और जनता के प्रो पुअर पार्टी है और जनता के लिए। दस विद द अर्ली 1970s, है ना, तो द कांग्रेस पॉलिटिकल सक्सेस डिपेंडेंट ऑन अट्रैक्टिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ शार्प सोशल एंड आइडियोलॉजिकल डिविजन्स एंड द अपील ऑफ द लीडर इंदिरा गांधी। तो होता क्या है कि 1970 के जो दशक के स्टार्ट से ही कांग्रेस पार्टी जो अपने सफलता है वो किस पे डिपेंड करती है, उसकी सफलता डिपेंड करती है जो लोगों को वो खींचती है अपने सोशल, सामाजिक और आइडियोलॉजिकल विचारधारा से लोगों को खींचती है, और ये इंदिरा गांधी के अपील के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाता है। With the change in the nature of the Congress party, other opposition parties relied more and more on what is known in Indian politics as the non-Congressism। तो जैसे जैसे कांग्रेस एक विचारधारा की ओर लगने लगती है और एक नेचर इसका बदलने लगता है, तो जो अपोजिशन पार्टीज है वो रिलाई करने लगती है गैर कांग्रेसवाद की राजनीति में। दे ऑल्सो रियलाइज्ड द नीड टू अवॉइड अ डिवीजन ऑफ नॉन कांग्रेस वोट्स इन द इलेक्शन, है ना। तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो नॉन कांग्रेस वोट्स है, जो कांग्रेस के खिलाफ जो वोट है, उसमें कोई डिवीज़न नहीं हो, इसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। सो दिस फैक्टर प्लेड ए मेजर रोल इन 1977। तो उन्होंने गैर कांग्रेस वोट को डिवीज़न से रोक लिया था 1977 में। इन एन इनडायरेक्ट मैनर द इशू ऑफ वेलफेयर ऑफ द बैकवर्ड कास्ट ऑल्सो बिगेन टू डोमिनेट पॉलिटिक्स सिंस 1977। तो 1977 से एक इनडायरेक्ट तरीके से जो पिछड़ी जातियां हैं उनकी वेलफेयर का जो मुद्दा है ये राजनीति के ऊपर काफ़ी हावी होने लगा। इशू ऑफ वेलफेयर ऑफ बैकवर्ड कास्ट ऑल्सो बिगेन टू डोमिनेट पॉलिटिक्स। एज वी सॉ above, the results of 1977 elections were at least partly due to a shift among the backward castes of North India। तो हमने देखा 1977 का चुनाव का जो रिजल्ट था उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि जो बैकवर्ड कास्ट्स थे नॉर्थ इंडिया में, इनका शिफ्ट हो चुका था, इनकी शिफ्टिंग हो चुकी थी। फॉलोइंग द लोकसभा इलेक्शंस मेनी स्टेट्स ऑल्सो हेल्ड असेंबली इलेक्शंस इन 1977। तो लोकसभा चुनाव के बाद बहुत सारे राज्यों में
भी चुनाव होती है 1977 में। अगेन द नॉर्दर्न स्टेट्स इलेक्टेड नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स इन विच द लीडर्स ऑफ द बैकवर्ड कास्ट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। तो नॉर्दर्न भारत में बहुत जगह पे गैर कांग्रेस सरकार आती है और जहाँ पे जो पिछड़ी जातियों के लीडर्स थे, है ना, वो काफ़ी बड़े इंपॉर्टेंट रोल में आते हैं। The issue of reservations for other backward classes became very controversial in Bihar, and following this, the Mandal Commission was appointed by the Janata Party government at the center. तो जो पिछड़ी जातियां हैं, अन्य पिछड़ी जातियां, अन्य पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन, इनका आरक्षण का मुद्दा बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है बिहार में। एंड इसके बाद मंडल कमीशन अपॉइंट किया जाता है। ये आप लोग जानते ही होंगे, सुने ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडल कमीशन अपॉइंट किया जाता है जनता पार्टी के द्वारा। केंद्र के जो सरकार है जनता पार्टी की, वो मंडल कमीशन अपॉइंट करती है कि पिछड़ी जातियों के आरक्षण के मुद्दे पे। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अबाउट द रोल ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ बैकवर्ड कास्ट्स इन द लास्ट चैप्टर। तो आगे के चैप्टर में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। द इलेक्शंस आफ्टर द इमरजेंसी सेट ऑफ द प्रोसेस ऑफ दिस चेंज इन द पार्टी सिस्टम्स, है ना। तो इमरजेंसी के बाद, आपातकाल के बाद जो चुनाव हुए, वो पार्टी सिस्टम में इस चेंज के लिए प्रोसेस में स्टार्ट कर देते हैं। The emergency and the period around it can be described as the period of constitutional crisis because it had its origin in the constitutional battle over the jurisdiction of the parliament and judiciary। तो जो आपातकाल और उस समय का जो पीरियड है, आसपास का पीरियड, इसको हम कह सकते हैं कि ये संवैधानिक संकट का समय था, पीरियड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस था। क्यों? क्योंकि ये जो आपातकाल का जो ओरिजिन है, जो इसका स्टार्ट है, इसको हम देखेंगे, इसकी जो रूट है वो कहाँ पे, एक संवैधानिक बैटल छिड़ गई थी। किसमें किसमें? पार्लियामेंट और जुडिशरी, पार्लियामेंट और जो न्यायपालिका है, संसद और न्यायपालिका के क्या क्या जुरिस्डिक्शन है, किसका क्या कार्य क्षेत्र है, उसके बीच में एक बैटल छिड़ गई थी और उसके कारण ही, उसके परिणाम स्वरूप, फलस्वरूप इमरजेंसी घोषित होती है। सो ये उसको हम कह सकते हैं कि संवैधानिक संकट का समय काल था। ऑन द अदर हैंड इट वॉज ऑल्सो ए पीरियड ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस, और इसके साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक राजनीतिक संकट का भी समय था। The party eight in power had absolute majority and eight its leadership decided to suspend the democratic process। जो पार्टी जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी में थी, 1971 में कांग्रेस को एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी, ऐसी पार्टी, और वो खुद सत्ता में बैठी हुई पार्टी थी, ये डिसाइड करती है कि जो लोकतांत्रिक प्रोसेस है उसको हटा दिया जाए, उसको सस्पेंड कर दिया जाए। The makers of India's constitution trusted that all political parties would basically abide by the democratic norm। तो जो हमारे संविधान निर्माता हैं, उन्होंने ऐसा ट्रस्ट किया था, उनको ऐसा विश्वास थी कि सारी राजनीतिक दल जो है वो जो डेमोक्रेटिक नॉर्म है, लोकतांत्रिक नॉर्म्स है, उसको फॉलो करेगी, नियम्स को फॉलो करेगी। Even during the emergency when the government would use extraordinary powers, its use would be within the norms of the rule of the law। तो इवन आपातकाल का जो प्रावधान बनाया गया था, उसमें ये सोचा गया था कि आपातकाल में भी जब सरकार अपने स्पेशल पावर्स को जब यूज़ करेगी, असामान्य पावरों का यूज़ करेगी, तो वो भी रूल ऑफ लॉ के नॉर्म्स के तहत ही होगी, है ना। दिस एक्सपेक्टेशन लेड टू द वाइड एंड ओपन एंडेड पावर्स गिवन टू द गवर्नमेंट इन द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। तो ये उम्मीद के कारण ही जो इमरजेंसी में हमारे सरकार को कुछ खुले और वाइड ओपन, थोड़ा अनडिफाइंड तरीके से असीमित पावर्स दे दिए गए थे। दिस पॉलिटिकल क्राइसिस वॉज मोर सीरियस देन द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, और ये एंड दीज वर अब्यूज ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो लेकिन ये जो वाइड एंड ओपन पावर्स दिए गए थे इमरजेंसी में, इसका काफ़ी दुरुपयोग किया गया आपातकाल के समय में, है ना। एंड ये जो सिचुएशन था, ये एक्चुअली जो संवैधानिक संकट था, उससे बड़ा एक राजनीतिक संकट, गंभीर राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया था। Another critical issue that emerged during this period was the role and extent of massed protests in a parliamentary democracy। तो इस दौर में एक और महत्वपूर्ण मसला संसदीय लोकतंत्र में जन आंदोलन की भूमिका और उसकी सीमा को लेकर उठता है। There was clearly a tension between institution based democracy and democracy based on a spontaneous popular participation, है ना। स्पष्ट ही इस दौर में संस्था आधारित जो लोकतंत्र है ना, इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी है, संस्था आधारित जो लोकतंत्र है, और स्वतः स्फूर्त जन भागीदारी पर आधारित लोकतंत्र में तनाव नजर आया। तो जो स्पॉन्टेनियसली डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन स्पॉन्टेनियस, जो स्वतः स्फूर्त जो पॉपुलर जनता के द्वारा भागीदारी है ना, इस पे लोकतंत्र में इसमें तनाव पैदा गया। दिस टेंशन मे बी एट्रीब्यूटेड टू द इनएबिलिटी ऑफ द पार्टी सिस्टम
टू इनकॉर्पोरेट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। तो ये जो टेंशन था, ये इसको हम कह सकते हैं कि ये जो पार्टी सिस्टम है उसके ऊपर एट्रीब्यूट किया जा सकता है कि उसकी एनेबिलिटी टू जो जनता के एस्पिरेशंस था, आकांक्षाओं था, उसको समाहित अभिव्यक्त कर पाने में सक्षम नहीं थी, इस कारण से ऐसा हुआ। So in the next chapter we shall study some more of the manifestation of this tension, in particular debates around the regional identity। तो दोस्तों अब अगले अध्याय में हम विशेष रूप से इस क्षेत्रीय पहचान से जुड़ी कुछ बहसों के बारे में और भी पढ़ेंगे। ये चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों। सो इस टॉपिक को अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों। सो वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर सेशन ऑफ चैप्टर 6 द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर का क्लास 12 का चैप्टर 6 का हम क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आप लोग क्वेश्चन आंसर में जब मैं डिस्कस करता हूँ तो ये एक तो आपको डायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली इन सवालों का जवाब मिलता है, और बाकी एक एक ऑप्शंस को जब मैं डिस्कस करता हूँ तो ये आपके अन्य पहलुओं को भी टच करता है, जिससे आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंक्लूडिंग CUT एग्ज़ाम्स एंड अदर कॉम्पिटिटिव जॉब्स के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अपने फाउंडेशन को बिल्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए इस कॉन्सेप्ट वाइज इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। So the first question will start. The first question is state whether the following statements regarding the emergency are correct or incorrect। तो कह रहा है कि जो नीचे लिखे हुए जो भी स्टेटमेंट्स है, जो भी मैं पढ़ने वाला हूँ, ये स्टेटमेंट्स अगर इमरजेंसी के हिसाब से देखा जाए, वो स्टेटमेंट हो सकते करेक्ट हो या नहीं, बट इमरजेंसी के नज़रिए से उसको हम जोड़कर देखेंगे कि ये इमरजेंसी के हिसाब से करेक्ट है या नहीं है। सो द पहला स्टेटमेंट है इट वॉज डिक्लेयर्ड इन 1975 बाय इंदिरा गांधी, है ना। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1975 में डिक्लेयर किया गया था। 25 जून 1975, 25 जून 1975 के रात में डिक्लेयर किया गया था इमरजेंसी, एंड बाय 26 जून 1975 को ये कैबिनेट में सुबह 6 बजे पेश किया गया। उसके पहले काफ़ी कुछ घटनाएं घट चुकी थी, मैंने आपको बता दिया हूँ। सो यह 1957 में 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया था। The second statement is it led to the suspension of all fundamental rights। यस, तो ये जो इमरजेंसी हुई थी इसमें सारे फंडामेंटल राइट्स को निरस्त कर दिए गए थे, इंक्लूडिंग देयर वाज नो फंडामेंटल राइट टू गो टू द कोर्ट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ दिस फंडामेंटल राइट। आप कोर्ट के भी दरवाजे नहीं ठकठका सकते। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि इट लेड टू द सस्पेंशन ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स। ऑल फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन कर दिया गया था। इट वॉज प्रोक्लेम्ड ड्यू टू द डिटोरिएटिंग इकोनॉमिक कंडीशन। ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण नहीं कह सकते हैं। देश की इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी ख़राब जरूर थी प्रायर टू एमरजेंसी, बट इट वॉज नॉट ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशन इसका प्रोक्लेमेशन नहीं किया गया था। तो ये स्टेटमेंट को हम सही नहीं कहेंगे। मैनी ऑपोजिशन लीडर्स वेयर अरेस्टेड ड्यूरिंग द एमरजेंसी। यह बात तो बिल्कुल सही है, ये तो 200% सत्य बात है कि बहुत सारे विपक्ष के नेता थे जिनको रातों रात अरेस्ट कर लिया गया था आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ एमरजेंसी। तो मैनी ऑपोजिशन लीडर्स वेयर अरेस्टेड, है ना। एंड CPI सपोर्टेड द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है दोस्तों। CPI जो थी उस समय सरकार का समर्थन कर रही थी और इमरजेंसी के मुद्दे पे तो सरकार का उसका पूरा समर्थन था। तो CPI ऑल्सो सपोर्टेड द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो इस 5 में से A, B, D एंड E ये 4 स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्तों एज फार एज इमरजेंसी इज कंसर्न, एंड ऑप्शन C इज इनकरेक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ओके, तो हम नीचे देखते हैं कि क्या क्या है इमरजेंसी से जुड़े हुए कॉन्टेक्स्ट में, क्या क्या है लिखे हुए हैं। यहाँ पे 5 ऑप्शंस है और इसमें से एक हमें चुनना है जो इमरजेंसी से जुड़ाव नहीं रखता है, जो ऑड मैन आउट है। तो A इज़ द कॉल फॉर टोटल रिवोल्यूशन, B इज़ द रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974, C इज़ द नक्सलाइट मूवमेंट, D इज़ द इलाहाबाद हाईकोर्ट वर्डिक्ट, एंड E इज़ द फाइंडिंग्स ऑफ शाह कमीशन रिपोर्ट। तो एक एक करके हम सबको डिस्कस करते हैं। तो द कॉल फॉर टोटल रिवोल्यूशन, हाँ, संपूर्ण क्रांति की मांग करते हैं, JP मांग करते हैं, संपूर्ण क्रांति का आह्वान करते हैं। तो ये तो इमरजेंसी के अगेंस्ट में ही होता है। तो ये तो टोटल रेवोल्यूशन इमरजेंसी से जस्ट पहले मांग की जाती है। 25 जून को इसकी मांग रखी जाती है और उसी रात को इमरजेंसी लगाया जाता है। तो ये तो इमरजेंसी से सीधा जुड़ा हुआ है। रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974, यस, रेलवे के द्वारा स्ट्राइक कर दी जाती है। पूरे भारतवर्ष में रेलवे का स्ट्राइक किया जाता है। जॉर्ज फर्नांडिस इसके लीडर होते हैं, रेलवे यूनियन के लीडर होते हैं, और उनकी लीडरशिप में स्ट्राइक होती है और इमरजेंसी में इसका सीधा साधा संबंध है। और अगर आप इनफैक्ट जब ये रेलवे का स्ट्राइक किया जाता है तो
उसके बाद टेरिटोरियल आर्मी को लाना पड़ता है, क्योंकि कोई स्टेलमेट वाली सिचुएशन हो जाती है, कोई सुधार निकलता नहीं है और ये एसेंशियल सर्विसेज सारी ठप पड़ने लगती है, तो टेरिटोरियल आर्मी को रेलवेज लाइन के प्रोटेक्शन के लिए लाया जाता है, और ये इमरजेंसी का भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। द नेक्स्ट लाइट मूवमेंट का इमरजेंसी से कोई सीधा साधा डायरेक्ट संबंध नहीं है। नेक्स्ट लाइट मूवमेंट उसके पहले के काल में हो रही थी, मतलब थोड़ा था इशू, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट इशूज थे, बट ये इसको इमरजेंसी से सीधा जोड़कर नहीं देखा जा सकता दोस्तों। इलाहाबाद हाई कोर्ट वर्डिक्ट, यस, इलाहाबाद हाई कोर्ट वर्डिक्ट भी इमरजेंसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट वर्डिक्ट ही एक कारण था, है ना। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट था वो भी एक कारण था, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट वर्डिक्ट क्या दिया था कि श्रीमती इंदिरा गांधी को उन्होंने अपने कुर्सी से बेसिकली एमपी वाले उनका जो इलेक्शन था उस इलेक्शन को निरस्त कर दी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो वो थोड़ा सा इस कारण से ही कह सकते हैं कि आप इमीडिएट, तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट था वो इमीडिएट रीजन था इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन का, दैट वाज इमीडिएट रीजन। द फाइंडिंग्स ऑफ शाह कमीशन रिपोर्ट, तो जो फाइंडिंग ऑफ शाह कमीशन रिपोर्ट है वो भी इमरजेंसी के लिए, मतलब एक इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन के बेस बाद में ही वो किया गया था कि शाह कमीशन का रिपोर्ट आया था। तो ये सारी चीज़ें इमरजेंसी से जुड़ी हुई है अदर देन नक्सलाइट मूवमेंट, तो ये ही हमारा सही उत्तर होगा, नक्सलाइट मूवमेंट ये सही उत्तर है, क्योंकि ये ऑड मैन आउट है, ये इमरजेंसी से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग देखते हैं, ABCD, इधर 4 चीज़ें दी हुई है, टोटल रेवोल्यूशन, गरीबी हटाओ, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट एंड रेलवे स्ट्राइक। तो इधर ABCD में ये लिखा हुआ है। 1 2 3 में देखते हैं क्या दोस्तों, इधर 1 में इंदिरा गांधी, 2 में जयप्रकाश नारायण, 3 में बिहार मूवमेंट और 4 में जॉर्ज फर्नांडिस। तो इसको हम मैच कराते हैं, तो टोटल रेवोल्यूशन ए को हम मैच कराएंगे जयप्रकाश नारायण से, बी से, है ना। जयप्रकाश नारायण जो ए है उसको 2 से मैच कराएंगे। जयप्रकाश नारायण ने टोटल रेवोल्यूशन की मांग रखी थी 25 जून 1975 को, और उसी कारण उस दिन ही प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी होती है रात में। तो जयप्रकाश नारायण टोटल रेवोल्यूशन की मांग रखी थी। गरीबी हटाओ का नारा श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था चुनाव से पहले, 1971 के चुनाव के पहले सबने बोला इंदिरा हटाओ, इंदिरा ने बोला गरीबी हटाओ, ये नारा लाया था, इंदिरा गांधी का नारा था। स्टूडेंट प्रोटेस्ट बिहार से निकलती है, बिहार में इसका ओरिजिनेट होता है, और बाद में स्टूडेंट प्रोटेस्ट का लीडरशिप में आते हैं जयप्रकाश नारायण, और उनकी एक शर्त होती है कि यह मूवमेंट सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगी, बाहर भी ले जाया जाएगा, अन्य राज्यों में भी ले जाया जाएगा। तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो है पुरजोर तरीके से जो जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट को स्टार्ट करती है वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट, बिहार से आंदोलन ये शुरू होती है। रेलवे स्ट्राइक का जो मैंने ऊपर वाले टॉपिक में डिस्कस किया, रेलवे स्ट्राइक के लीडर होते हैं जॉर्ज फर्नांडिस, पूरे भारतवर्ष में रेलवे का स्ट्राइक हो जाता है एंड ये भी इमरजेंसी का एक कारण बनता है, तो जॉर्ज फर्नांडिस रेलवे स्ट्राइक से मैच कर दिए जाएंगे। तो ये हमारा ऑप्शंस मैच हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर A, B 1 2 3 सारा मैंने आपको सॉल्व कर दिया। सो ये वीडियो और ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।